अध्याय 56 दिल की धड़कन 5। मैं जा रहा हूँ, उसने उससे बहुत नाखुश स्वर में कहा। सोंग डू लिट का हाथ वापस पकड़ लिया गया। सोंग डू लिट ने दरवाजा खोला। 1 मिनट से भी कम समय बाद क्वा व्यक्तु ने अचानक अगले दरवाजे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। यह उतना ही स्पष्ट था जैसे कि वह उसके कमरे में दरवाजा बंद कर रहा हो। इससे क्वा व्यक्तु बेहद खुश हो गई। यह तथाकथित बेहद खुशी एक निरर्थक खुशी थी। कभी-कभी वह बस एक भेड़ के आकार के बादल की कल्पना करना और उसके दिल में खुशी महसूस करना था। यह वही था जो गुलान शेंग ने उसे बताया था। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने क्वा व्यक्तु को बेहद खुश कर दिया। वह मुस्कुराई, सोंग डू लिट के चक्कर लगाने और अपने कमरे में वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने दरवाजा खोला और उसे देखता रहा। तुम क्या देख रही हो? इतनी खुशी, उसने पूछा, सिर हिलाते हुए, थोड़ा शर्मीला महसूस करते हुए। टोंग डू लिट, मैंने कुछ खोज की है। अगर मैं तुम्हारे सामने हूं, तो तुम अपनी पिछली स्थिति में लौट जाओगे। यह अच्छा नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। वह सीधा खड़ा हुआ, दरवाजे से अंदर गया और थोड़ी देर बाद बोला, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या यह बचकाना नहीं है? उसने अपने मन की बात कही। नहीं, लेकिन सोंग डू ली की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर दिखी। उसने उसे देखा और कुछ और नहीं कहा। लेकिन क्या? वह बहुत चिंतित था। लेकिन क्या? जल्दी से कहो, उसने गुस्से से कहा। लेकिन अंत में दूसरे लोग मुझे एक बच्चे के रूप में देखते हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। यह भी समझ में आता है। टोंग डू लिट जानती थी कि वह हमेशा हठी थी। यह संभव था कि दूसरों की नज़र में उसकी हठीली हरकतें बचपने, अपरिपक्वता में बदल जाए। तो क्वा व्यक्तु, उसके हाथ ने धीरे से उसके गाल को छुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों के सामने करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, उसने उसकी ओर देखा। उदाहरण के लिए, दूसरे लोगों के सामने तुम कार्टून टी शर्ट नहीं पहनोगे, उसने कहा। दरअसल उसे कार्टून टी शर्ट पहनना बहुत पसंद था। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो कार्टून टी शर्ट पहनने वाले लोग आमतौर पर अपरिपक्व महसूस करते हैं। सिर हिलाते हुए। उदाहरण के लिए, उसका हाथ उसके होठों पर चला गया। तुम्हें दूसरों के सामने छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, उसने नहीं किया। गुलान शेंग को छोड़कर वह दूसरों को देखकर बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराती थी। उदाहरण के लिए, तुम्हें दूसरों के सामने अनार लाल नहीं पहनना चाहिए, तरबूज लाल या टमाटर लाल भी नहीं पहनने चाहिए। अनार लाल, तरबूज लाल या टमाटर लाल पहनना बचकाना नहीं है। सोंग डू लिट के शब्द गंभीर रूप से विषय से हटकर थे। इसके अलावा, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर आंख नहीं झपकाना चाहिए। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर अपने हाथों को अपने कूल्हों पर नहीं रखना चाहिए। और उसका स्वर गहरा और धीमा दोनों था। अगर तुम फिर से क्यूबा से मिलो, तो उसे थप्पड़ मारो। वह क्वा व्यक्तु है। उसके दिमाग में यादें कुछ देर के लिए घूम गईं। फिर उसे याद आया कि क्यूबा नाम का एक किरदार था, जो ऑफिस में एक प्लेबॉय था। सोंग डू लिट तब। बस, क्या यह सोंग डू लिट है? वह जिस व्यक्ति को मीठी रसभरी कहती थी, वह स्पष्ट रूप से उसके और उसके दुश्मन थे, नापसंदगी से लेकर घृणा तक। लेकिन इस समय उसके शब्दों ने उसे मीठा और उदास, सुखद और घृणास्पद क्यों महसूस कराया? उसका दिल घबरा गया था। उसके संपर्क से बचते हुए उसने अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखा। फर्श की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे जाना है। वह पहले ही उसे जाने देने के लिए सहमत हो गई थी, तो वह दरवाजा क्यों रोक रही थी?
बेशक जब उसने दरवाजा रोक रखा था तो वह जा नहीं सकती थी। मुझे जाना है। उसकी आवाज मच्छर जैसी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जाना है। वियत तू जाओ, मत जाओ। बिना किसी पूर्व व्यवस्था के वह बहुत धीमी आवाज में बोली, और उसकी आवाज भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें बियर चाहिए? उसने कहा। तुम बियर क्यों पी रही हो? वह हकलाने लगी। उसने यहाँ 2 बार बियर पी थी, एक बार कल रात, और परिणामस्वरूप उसने उसे छूने का अवसर लिया, और पहली बार तो और भी पागलपन भरा था। गृह प्रवेश पर बधाई, उन्होंने कहा। दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए बधाई। मूल शब्द का अर्थ है कि एक नए घर में जाने का आनंद, या एक नए घर में जाना एक खुशी है। खुश स्माइली अपने साथ बियर पीने के लिए रूम। इस तरह के एक सुंदर आदमी उसे अपनी मधुर आवाज के साथ बियर पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब वह अपने बालों को छूती है तो ऐसा लगता है कि टॉम डू लिट की बियर भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। वह एक चिल्लाने के लिए तैयार थी। ओक्लॉक, छत को देखते हुए 11:30, फिर दीवार को देखते हुए दीवार। 11:40 क्वाव्यत्तु बिस्तर से उठी। लाइटें बंद थी। उसने छत का दरवाजा खोलने के लिए मैदान की हल्की रोशनी उधार ली। यह पहली बार था जब उसने इस कमरे का छत का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, क्वाव्यत्तु की भौहें तन गईं। टॉम डू लिट के कमरे में भी छत थी। दोनों कमरों के बीच की दूरी बहुत कम थी। उसे उसके कमरे की छत तक पहुंचने के लिए बस एक कदम चलना था। तभी हवा चली। क्वाव्यत्तु ने धीरे से उसके गर्म गालों को रगड़ा। उसने सोचा कि वह बालकनी में क्या कर रही है। क्या वह उसे जिंदा खाने के लिए बालकनी से चढ़ सकता है? जैसे ही यह विचार मन में आया, उसका चेहरा और भी गर्म हो गया। एक भूत देखा। गहरी सांस ली और गहरी सांस छोड़ी। सिर उठाकर देखा। रात का आसमान इतना साफ था। हर टिमटिमाता सितारा अजीब तरह से बड़ा था, मानो वह हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा सकती थी। शायद वह उन्हें उठा सकती थी। वह दबे पांव चली। हाथ बढ़ाया। क्वाव्यत्तु, दूसरों के सामने ऐसा काम मत करो। जैसे ही आवाज सुनी, क्वाव्यत्तु ने बालकनी पर खड़े उस व्यक्ति को देखा। आधी रात से 4 मिनट पहले क्वाव्यत्तु चुपके से अपने कमरे में वापस चला गया। चुपके से। वह टिप्टो का वर्णन करने के लिए टिप्टो का उपयोग करता है। ऊपर और मेरे लिए प्रतीक्षा करें। दरवाजा खोलना। वह दस्तावेजों के माध्यम से छंटनी कर रही थी। 2 घंटे। सुना। 1 सेकंड बाद शरीर हवा में उठा लिया गया। यह व्यक्ति क्या कर रहा है? वह अभी तक एक दूसरे को गले लगाने के लिए पर्याप्त करीब नहीं थे। उसने अपने दिल में ऐसा सोचा, लेकिन उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके विपरीत, उसका मुंह अभी भी वही बात कहने पर जोर दे रहा था। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उसने उसे उठाया और सोफे पर लिटा दिया। पीछे मुड़कर देखने पर लगा कि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया है। उसने उसकी गर्दन को गले लगा लिया। क्या तुमने सुना? मैंने सुना। तो तुम सहमत हो या असहमत? उसने गरिमापूर्ण भाव बनाए। उसकी आवाज भी थोड़ी ऊंची थी। वियत्तु के माध्यम से। एक पल में उसका स्वर धीमा हो गया। उसने फिर से उसे उत्तर दिया। तुमने जो अभी किया वह दूसरे लोगों के सामने मत करो। ऐसा लग रहा था कि इस पल में वह और सोंग डू लिट एक दूसरे के और करीब आ गए थे, पहले से कहीं ज्यादा करीब। देखो, वे इतने करीब थे कि उन्होंने उसे सहजता से सिखाया और उसके काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके अलावा, क्या सोंग डू लिट को नहीं पता था? जितना अधिक वह क्वाव्यत्तु को ऐसा करने से मना करता, उतना ही वह ऐसा करती। लेकिन अब वह उसके साथ जिद्दी नहीं थी।
और उससे पूछ भी लेती कि क्या गलत है। आधी रात में तारों को देखने के लिए छत पर भागना, इस तरह की बात दूसरों के सामने नहीं की जा सकती। इससे लोगों के मन में आसानी से बकवास विचार आ सकते हैं। आप दूसरों के लिए चिंता नहीं दिखा सकते और आप दूसरों की गंदी मेजें साफ नहीं कर सकते। क्या लहजा है, कितना हास्यास्पद। उसे यह क्यों दिखाना पड़ा कि वह दूसरों की परवाह करती है? उसे दूसरों की मदद क्यों करनी पड़ी टेबल पर पड़ी गंदगी को साफ करने में, सिवाय कुल्लान सिन्हा के व्यक्ति के जरिए? आप जानते हैं कि मैं जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, वह कौन है? उसकी आंखें जल रही थी। टॉम डूलिट बहुत आगे जा रहा था। उसके मामलों में दखल देने का सपना भी मत देखना। लेकिन बस इतना ही। बात बस इतनी है कि टॉम डूलिट बहुत सुंदर है ना? अतीत में, क्योंकि वह सुंदर था, वह हमेशा चुपके से उसके कमरे का दरवाजा खोलती थी, बिना रुके उसके चेहरे को देखती रहती थी। ठीक वैसे ही जैसे पहले वह अपनी माँ के चेहरे को भी ऐसे ही देखती थी। उसके बाद वह अपनी माँ के चेहरे को नहीं देखती थी। सोंग डू लिट के चेहरे को देखकर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि सोंग डू लिट की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हर बार जब वह इसे देखना समाप्त करती थी, तो वह चुपके से अपने दिल में सोचती थी, सोंग डू लिट कितना सुंदर है। अभी इस सुंदर चेहरे का मालिक उसे देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे की भावनाएं वास्तव में उसे पसंद कर रही थीं। इस तरह से देखा जाना, वह काफी खुश थी। तो मुझे पता है, सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं जानता हूँ। उसके मुंह के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए, मोड़ को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, जितना अधिक वह देखता था उतना ही अधिक सुंदर होता जाता था। जब तक उसका चेहरा उसके कानों तक लाल नहीं हो जाता, चुपचाप खुद को याद दिलाता हुआ, आगे देखना खतरनाक होगा, आगे देखना खतरनाक होगा। आवाज उसके दिल से आ रही थी। यू शिव के जरिए उसे पता था कि यह आवाज उसके दिल की गहराई से आ रही है। उसके विवेक के अलावा उसके पास तर्क भी था। उसने पहले कहा था, वह मूल रूप से अपने दादा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए इस गरिमामय उपस्थिति को लेकर आएगी। अगले महीने उनका जन्मदिन था। उसने चुपके से अपने शरीर को घुमाया। उसके हाथ उसकी गर्दन को गले लगा रहे थे। उसके दिल में शब्द अभी भी उसे याद दिला रहे थे। बियर पीने के बाद वह तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसे एक कप की जरूरत नहीं थी, बस बियर की कैन खोली, फिर बोतल को खटखटाया। उसने घबराहट में पी लिया, जबकि सोंग डू लिट ने धीरे धीरे पी। सोंग डू लिट के धीरे धीरे बियर पीने से बात करना बहुत आसान था, इसलिए उसने कहा, सोंग डू लिट, तुमने भी देखा, मैं वास्तव में खाना बनाना नहीं जानती। ओहो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। उसने उसका बनाया नाश्ता खाया। उसका स्वाद ठीक था। इसके बारे में सोचना भी मत। स्वर में कोई समझौता नहीं था। उसने बियर का घूंट लिया, अंदर से थोड़ा गुस्सा महसूस कर रही थी। अनिच्छुक। क्या होगा अगर मैं दोपहर का खाना बनाऊं? सारा दोपहर का खाना बनाऊं? उसने भी उसका बनाया हुआ दोपहर का खाना खाया था। हालांकि उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसे सामान्य माना जाता था। मैं दोपहर को घर नहीं आऊंगी। दोपहर को घर नहीं जा रही। मन बहुत तेजी से घूम गया। तो फिर तुम दोपहर का खाना कहाँ खाते हो? मैं कंपनी में दोपहर का खाना खाता हूँ। निश्चित रूप से यह कंपनी में दोपहर का खाना था। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल दफ्तर में लव लंच बॉक्स बहुत प्रचलित हैं। शायद इसलिए कि युवा महिला कर्मचारी अक्सर अपने बैग में खास तौर पर लंच बॉक्स तैयार करके रखती हैं। यह लंच बॉक्स उस व्यक्ति के सामने रखा जाएगा जिसे वे मन ही मन प्यार करती हैं। जब बॉक्स खोला जाएगा, तो खुशबू हर जगह फैल जाएगी। यह स्वादिष्ट और बहुत रोमांटिक दोनों है।
चावल पर कई तरह के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करके दिल का आकार बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल करके वे अपने पसंदीदा पुरुष सहकर्मी को अपनी प्रशंसा व्यक्त करेंगे। मई नाम की उस लड़की को देखकर कोई भी तुरंत बता सकता है कि वह इस तरह के काम करना जानती है। उसका दिल अब सिर्फ थोड़ा सा नाराज नहीं है। उसने बियर का एक और गिलास डाला, उसमें से एक घूंट लिया और उससे एक अनुरोध किया, सॉन्ग डू लिट, मैं तुम्हारे लिए लंच बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें घर जाना होगा। थोड़ी देर बाद आधी रात को गहरी आवाज कानों को और भी ज्यादा अच्छी लगी। मैं भी घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है। लड़कियों के साथ प्यार का लंच बॉक्स तैयार करने और बातचीत करने में बिताए समय पर पछतावा हो रहा है न? भूल जाओ। ब्रेन ने बस बची हुई बियर खत्म करने का इरादा किया। फिर उसने बियर की कैन को एक तरफ फेंक दिया, खड़े होने का इरादा किया, लेकिन उसका हाथ कसकर पकड़ लिया गया। गुस्सा? नहीं, उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? दूसरी बार जब वह खड़ी हुई, तो उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया गया। मैं नाश्ते के बारे में आपकी बात सुनूंगा। इस समय क्वाव्यक्तु को नाश्ते में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया, उसे अपनी छाती में खींच लिया। मैं दोपहर को घर आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? उसकी नाक की नोक धीरे से उसकी कनपटियों से रगड़ी। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। उसके कान के लोब पर डंप के निशान से नरम एहसास फिर से शुरू हुआ। यह वास्तव में गुदगुदी थी। उसका सिर पीछे की ओर सिकुड़ गया, लेकिन वह एक छाया की तरह था। धीरे धीरे उसकी पीठ सोफे से दब गई। वह कान के लोब से नीचे एक जगह तक गया। उसने सहज रूप से उसे अपने हाथ से ढक लिया। वियत्तु के माध्यम से मुझे हर दिन 10 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है, और मुझे अभी भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना है, उसने उससे कहा। यह वाक्य बहुत ही उचित लगा। उसका हाथ थोड़ा दूर चला गया, फिर धीरे धीरे सोफे से चिपक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और उन होठों से दुलार को स्वीकार कर लिया। पहले तो यह बहुत कोमल लगा। जब उसने उसके दांत खोले तो वह भी थोड़ी देर तक रुकी रही। अंत में वह विरोध नहीं कर सकी। जवाब न देना ठीक था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मार्गदर्शन में सोफे से चिपका हुआ हाथ उसकी गर्दन को गले लगा लिया। उसकी जीभ की नोक प्रतिबंध से मुक्त हो गई और उसका पीछा करने लगी। उसका शरीर वह हिंसक तरीके से उसकी जीभ का पीछा करती रही, जब तक कि कोट उसके शरीर से बाहर नहीं निकल गया। वह अपने होश में आई, उसे दूर धकेल दिया और जल्दी से कमरे की ओर भागी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को छूता ही था कि उसे पकड़ लिया गया। पीछे से एक बल ने उसे सीधे दरवाजे के खिलाफ जोर से धकेल दिया। वह उसकी पीठ से चिपक गया। उसके दोनों हाथ उसके चारों ओर जकड़े हुए थे। उसकी भयंकर सांस उसके बालों में उड़ रही थी। मुझे दे दो। उसका चेहरा दरवाजे से सटा हुआ था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने कहा, जिसने मुझे आमंत्रित करना शुरू किया वह तुम थी। उसका दिल खट्टा और दिल टूटा हुआ था। ठीक है, उसने उस समय उसे क्यों चिढ़ाया? मुझे दे दो, डोंग डोंग। इस समय हथियार पहले से ही नीचे था। वह यह वाक्य कहने से बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने इसे टालने की पूरी कोशिश की थी। उसे उसका डोंग डोंग पुकारना बहुत पसंद था। उसके कान के पास झुककर पसीना टपकता हुआ, पसीने के साथ साथ डोंग डोंग पुकार भी निकलती थी। एक समय ऐसा भी था, वे पूरे दिन एक ही जगह पर छिपे रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, भूखे रहते थे, अपने बगल वाले व्यक्ति को लात मारते थे। मुझे भूख लगी है। जब वह उसके लिए खाना बनाता था तो वह शांत नहीं बैठती थी। वह कपड़े पहनने में बहुत आलसी थी। उसने एक कंबल लिया और उसे एक तौलिए में लपेटा और उसके पीछे चुपके से चली गई।
वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने हर काम पर बहुत ध्यान केंद्रित करता था, यहाँ तक कि जब वह खाना बना रहा था या पढ़ रहा था, तब भी वह अपने बगल में खड़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं देता था, जो मोहक आंखों से देख रहा था। वह भड़क गई। उसने जानबूझकर गलती से एक कंबल को खिसका दिया, फिर चिल्लाई, यह टूट गया है, मैं साफ दिख गई हूँ। भले ही उसने दिखाने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। यह बहुत शर्मनाक था। वह उदास होकर चली गई। जैसे ही वह मुड़ी, उन हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह भाग गई और उसने पीछा किया। जब उसका पीछा किया गया, तो उसे मौके पर ही निपटा दिया गया। हर बार जब उसका इस तरह से पीछा किया गया, तो वह अभी भी जले हुए भोजन की गंध पाकर खुश थी। बहुत जल्दी अंधेरा था। अंधेरे में गुप्त दृश्य में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उसके ऊपर लेट गया, डोंग डोंग फुसफुसाते हुए। सबसे आम वाक्य था, डोंग डोंग, कल तुम्हें करना है, मैंने अपने नाखून काटे। उस समय को क्या कहूँ। वह पागलपन भरे किशोरावस्था के वर्ष रहे होंगे। चाहे कुछ भी हो, जितना ज्यादा विरोध होगा, आत्मा उतनी ही जोर से चीखेगी। छोटी चाची, मैं लिट को बहकाऊंगी। जैसे तुमने क्वा होंग हुएन को बहकाया था, मैं भी ये लिट को उसी तरह बहकाऊंगी। यह वाक्य क्वा व्यत तूने अपनी स्क्रिप्ट में बहुत समय से तैयार किया था। अनगिनत बार इस पंक्ति के कारण उसकी उबलती इच्छाशक्ति को उत्तेजित किया था। इस पंक्ति के परिणाम ने उसे अनगिनत सुंदर भ्रमों में डाल दिया था। लेकिन अंत में उसने फिर भी अपने मुंह से यह शब्द नहीं कहा। पहले तो उसने एक सुंदर दिन खोजने का इरादा किया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, अगर उसने इसे बहुत जल्दी कहा, तो भविष्य में उसका जीवन बहुत उबाऊ हो जाएगा। क्वा व्यक्ति को अपने दिल में खुश करना दुर्लभ था। उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। थोड़ा इंतजार करो। और यह क्षण आ गया। चुंबन अधिक से अधिक घने होते गए। दरवाजे के खिलाफ दबाए गए पैर कांप रहे थे। क्वा व्यक्ति ने उसकी दयनीय आवाज सुनी, मुझे वापस जाना है। यह सही है, उसे अपने कमरे में वापस जाना था, क्योंकि इस दुनिया में टोंग डूली के अलावा एक और व्यक्ति था जो उसे डोंग डोंग कहता था, लाड़ प्यार से लेकर गुस्सा करने तक, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ। बाद में यह शब्द ही थे जो उसके दिल में घुस गए। दिल टूट गया। अंत में वह अब उससे बात नहीं करना चाहता था। एक अन्य व्यक्ति ने उसे डोंग डोंग कहा। डॉक्टर ने कहा कि दृश्यों को देखने के लिए इस दुनिया में रहने के लिए समय बहुत अधिक नहीं था। डोंग डोंग, दादाजी की नज़र में आप एक सामान्य लड़की हैं, सुंदर और प्यारी, अभी भी बहुत जीवंत है, बस कभी कभी लोगों को थोड़ा चिंतित करती है। बूढ़े आदमी की आवाज बहुत जोरदार मुक्का लग रही थी। क्वा व्यक्ति ने एक सांस छोड़ी। उसकी झुकने की हरकत भी बहुत चुस्त थी। वह पलटी और उसके पीछे भागी। और पहले की तरह वह उसका पीछा करने की जल्दी में नहीं था। अब वह उसे आसानी से पकड़ सकता था। उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। बियर की कैन उठाकर उस पर फेंकते हुए वह चिल्लाई, तुम्हारे लिए। फिर उसने सोफे पर से कुशन उठाया, यह भी तुम्हारे लिए है। जो भी उसने पकड़ा वह लगातार उस पर फेंकता रहा। वियत्तू के पास उसकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थी। उसने किताब को जमीन पर फेंक दिया जो उसने उस पर फेंकी थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि यह मेरे लिए है? उसका लहजा मासूम था। फिर उसने एक और किताब उठाई और उसे उस पर फेंक दिया। यह सब तुम्हारे लिए है, यह सब तुम्हारे लिए है। बेशक इन शब्दों ने उसे उकसाया था। बेशक वह अब उसके साथ बिल्ली और चूहे का खेल नहीं खेलना चाहता था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने सोचा कि वह उसे जरूर पकड़ सकता है। कोई रास्ता नहीं था। उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसका चेहरा उसकी हथेली से टकराया। उसके पैर जमीन पर फिसल गए। यह क्रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पैर ने दरवाजे के गैप को पीछे धकेल दिया। एक बार फिर
वह उसकी बाहों में जकड़ा हुआ था। क्या क्वावियत्तु का दिमाग खाली था? क्या करें? अध्याय 57 दिल की धड़कन 6। चकमा देने की क्रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन क्वावियत्तु एक बार फिर टोंग डू लिट की कोहनी में फंस गया था। मुझे वापस जाना होगा, यह जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, उसने धीमी आवाज में विनती की। एक पल बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सांस छोड़ते हुए, उसकी ओर देखने की हिम्मत न करते हुए कुछ कदम चला, सिर घुमाकर देखा, धीरे से गुड नाइट कहा, फिर तेजी से अपनी चाल बढ़ा दी। उसका हाथ दरवाजे के ताले को छू गया। पीछे से आवाज आई, क्वावियत्तु। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। क्वावियत्तु सिर्फ 1 मिनट की प्यारी है, बाकी 999 मिनट घृणित हैं, उसने उससे कहा। उसके कमरे में वापस आकर जैसे ही उसने अपना सिर तकिए पर रखा, वह सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो क्वावियत्तु ने नाश्ता और एक कागज का टुकड़ा देखा। कागज मकान मालिक ने छोड़ा था। सामान्य विचार यह सूचित करना था कि वह दोपहर को वापस नहीं आएगा। नाश्ते के बारे में वे कल ही चर्चा कर चुके थे, इसलिए क्वावियत्तु ने सोचा कि उसे दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कल का मकान मालिक भी उससे नफरत करता था, कहता था कि वह सिर्फ 1 मिनट की प्यारी है। 1000 मिनट, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की प्यारी। दिन भर इन शब्दों के बारे में सोचते हुए क्वावियत्तु थोड़ा बेचैन हो गई, लेकिन उसने इसे रहने दिया कि सोंग डू ली से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 हफ्ते बाद वह यहाँ से चली जाएगी। नहीं, 2 हफ्ते पहले ही कुछ दिन बीत चुके थे। ठीक ठीक कहें तो 10 दिन बाद वह भाग सकती थी। बेशक वह यहाँ सिर्फ मालिक का खाना खाने नहीं आई थी, वह पहले से तय किए गए काम ही करेगी। नाश्ता खत्म करने के बाद क्वावियत्तु ने रसोई, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम की सफाई की, फिर पानी की व्यवस्था चालू की, जैविक सब्जियां उगाने वाले कमरे की जांच की। सुना कि अस्तबल के घोड़ों को मैरियन के पति ने पास के इकोलॉजिकल पार्क में भेज दिया है। में बताए गए तरीकों के अनुसार काम बहुत आसान लग रहा था। करीब 10:30 बजे उसने लगभग सारा काम खत्म कर लिया था। गेस्ट रूम की सफाई हफ्ते में एक बार करनी पड़ती थी, अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ था। सोंग डू ली के कमरे की बात करें तो युवा मालिक के कमरे की सफाई हर रोज होनी चाहिए। याद रखें, कमरे में रखी चीजों को बिना अनुमति के न छुए। हर चीज की सफाई होनी चाहिए। इसे वापस अपनी मूल स्थिति में रखें। पुस्तक में अंतिम निर्देश है। इसे अंतिम स्थान पर रखना यह साबित करता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि सोंग डू लीट वास्तव में अन्य लोगों द्वारा उसकी चीजों को बिना अनुमति के छूने से नफरत करता है। लेकिन अब क्या करें? जितना अधिक वह इससे घृणा करता था, उतना ही अधिक वह उसकी चीजों को बिना अनुमति के छूना पसंद करती थी। आम तौर पर जब वह स्कूल जाता था तो वह उसके कमरे में घुस जाती और बेतरतीब ढंग से उसकी चीजों को छू लेती। सोंग डू लिट के कमरे की सफाई बाथरूम की सफाई से शुरू हुई। अलमारी का दरवाजा बंद करते ही जैसे ही उसने ऊपर देखा, क्वावियत्तु ने अपना चेहरा आईने में प्रतिबिंबित देखा। वह चेहरा कैंडी खाने वाले बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। 3 सेकंड के लिए मौन। टूथपेस्ट लेकर उसने आईने पर एक यादृच्छिक चेहरा बनाया जब तक कि कोई भी उसे पहचान न सके। 11:30 बजे सोंग डू लिट के कमरे की सफाई समाप्त हुई। वास्तव में कुछ भी साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कमरे की मालकिन बचपन से ही सफाई पसंद करने के लिए प्रसिद्ध थी। उसने बस वैक्यूम क्लीनर चालू किया, कचरे को एक बैग में डाला और आलसी व्यक्ति की तरह न दिखने के लिए क्वावियत्तु ने सोंग डू लिट की मेज पर कुछ चीजों की स्थिति बदल दी। दोपहर को सोंग डू लिट दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आया।
वह कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन अधीनस्थ ने वह जोन फिर से प्रकट हुई। उसने कहा कि वह अपने बॉस द्वारा घर पर छोड़े गए दस्तावेजों को लेने वापस जा रही है और सुविधाजनक रूप से उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर आई। कई बार क्वाव्यक्तु ने उस व्यक्ति को गुप्त रूप से उसका मूल्यांकन करते देखा। उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं, जैसे कि वह सिर्फ उस तरह की व्यक्ति थी जो सिर्फ मेकअप करना जानती थी, सिर्फ पुरुषों को डेट करना जानती थी और हर महीने प्रथम श्रेणी में दुनिया भर की यात्रा करती थी। मुझे पता है कि कमरे की सफाई कैसे करनी है, उसने कहा। ऐसा कहने के बाद क्वाव्यक्तु को लगा कि ये शब्द निरर्थक थे, इसलिए उसने जबरदस्ती इस विषय को निगल लिया कि वह रसोई और भोजन कक्ष की सफाई में बहुत अच्छी थी। ये शब्द निगल लिए गए, लेकिन अन्य शब्दों को दबाया नहीं जा सका। भाई टोंग कंपनी में दोपहर का भोजन करता है? प्रश्न का लहजा रोजमर्रा की गपशप जैसा ही था। यह सही है, एम के साथ। जल्दी से खुद को सही किया, अधीनस्थों के साथ। हर सोमवार को बोर्ड मीटिंग होती है और सोंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंच करेगा। लंच रखकर, दस्तावेज लेकर दूसरा व्यक्ति चला गया। लंच बॉक्स खोला। यह एक चीनी शैली का लंच बॉक्स था और यह बाहर से बुरा नहीं लग रहा था। लंच खत्म करने के तुरंत बाद सोंग डू लिट ने फोन किया, जैसे कि वह पूरी तरह से भूल गया हो कि उसने कल उसके बारे में क्या कहा था कि वह परेशान करने वाली थी। उससे पूछा कि क्या लंच का स्वाद जाना पहचाना है। आधे सेकंड के विचार के बाद क्वाव्यक्तु ने फैसला किया कि वह इस बात की परवाह नहीं करेगा कि सोंग डू लिट ने कल क्या कहा था। नशे में व्यक्ति की क्या परवाह है। इसके अलावा लंच उसके स्वाद के अनुसार माना जाता था। की आवाज, यह याद करते हुए कि आज सोंग डू लिट के साथ लंच करने वाले लोग निदेशक मंडल के लोग थे और अधीनस्थ नहीं थे, अनिच्छा से एक वाक्य जोड़ा, बुरा नहीं, क्या आपने मेरा कमरा साफ कर दिया है? बेशक। क्या तुमने मेरी हॉकी स्टिक तोड़ दी? टोंग डू लिट। फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी आई। उस हंसी ने धीरे से उसके कान को खरोंच दिया। यह थोड़ा खुजली वाला था, इतना खुजली वाला कि वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से बोली, मेरे पास यह नहीं है। वह अभी भी हंस रहा था, यह नहीं जान पा रहा था कि अब क्या इतना मजेदार था। मेरे पास वास्तव में यह नहीं है, मैंने बस आपकी कुछ चीजों की जगह बदल दी है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। वियत्तु के माध्यम से उसकी आवाज बेहद कोमल थी। उसने धीरे से जवाब दिया। चलो अब मेरे कमरे में चलते हैं। अब आप उसके कमरे में क्या करने जा रहे हैं? जिज्ञासा से फोन सुनते हुए और उसके निर्देशों का पालन करते हुए कमरे में चले गए। अलमारी खोली, दर्जनों शर्टों में से एक अपेक्षाकृत अच्छी दिखने वाली शर्ट चुनी। शर्ट को पकड़े हुए सेल फोन उसके कंधे पर लगा हुआ था। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह सबसे अच्छी दिखने वाली है? आज रात मेरी एक सामाजिक पार्टी है। फोन रखते हुए, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर यह जल जाए तो मुझे दोष मत देना। शब्द अभी भी उसकी जुबान पर थे। सोंग डू लिट ने उसे अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए कहा और वह पहले ही सहमत हो गई थी। समस्या यह थी कि उसे शर्ट प्रेस करना नहीं आता था। शर्ट प्रेस करना न जानते हुए भी वह उसके लिए शर्ट प्रेस करने के लिए सहमत हो गई और उसने इस पर सहमत होने के लिए एक शर्मीली आवाज का भी इस्तेमाल किया। क्या बड़ी बात है। सोंग डू लिट को फिर से कॉल किया। फोन पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। अनजाने में क्वाव्यक्तु को याद आया कि हाल ही में सोंग डू लिट को कॉल करने के लिए स्वीट रास्पबेरी का उपयोग करने की आवृत्ति कम हो गई थी। क्या गड़बड़ थी? सोंग डू लिट ने अनजाने में उसे सोंग डू लिट को सोंग डू लिट कहने के लिए किसी तरह की योजना बनाई होगी। लेकिन सोंग डू लिट मूल रूप से सोंग डू लिट थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी,
उसका दिमाग उतना ही भ्रमित होता जाता था। उसे शर्ट फेंक देनी चाहिए, आपने सोंग डू ली को कूड़ेदान में डालना या उस पर कुछ रेखाएं खींचना चुना। उसका कमरा साफ किया और यहाँ तक कि उससे अपनी शर्ट भी प्रेस करवाई। अगर यह जारी रहा तो वह उसे खा जाएगा। उसने शर्ट को ढेर कर दिया और उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहती थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में उसे लगा कि यह बहुत बचकाना है, इसलिए उसने एक पेन और स्याही की तलाश की। आखिरी कुछ सेकंड में उसने फिर क्या गड़बड़ है, वह कैसा है? शर्ट को देखते हुए, जो अभी भी बरकरार थी, क्वावियत्तु ने अपना सिर खटखटाया। क्योंकि तुम 26 साल की हो, अब 16 की नहीं, एक कोमल आवाज ने धीरे से उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को थपथपाया। उस शर्ट को देखते हुए वह बहुत मासूम लग रही थी। इसके अलावा उसने टोंग डू लिट से इसे आजमाने के लिए सहमति जताई थी। तो चलो इसे आजमाते हैं। क्वावियत्तु ने ऑनलाइन कपड़े इस्त्री करने का तरीका देखा। यह हमेशा से ऐसा ही था। जब तक वह सीखने के लिए तैयार थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह नहीं सीख सकती थी, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। शर्ट को प्रेस करने के लिए ही उसने जानबूझकर मैरियन को निर्देश देने के लिए बुलाया। नतीजतन उसने शर्ट को भी शानदार तरीके से प्रेस किया। प्रेस की हुई शर्ट को कपड़े की रैक पर टांगते हुए वह शर्ट के चारों ओर आगे पीछे घूमती रही। अचानक उसे उम्मीद हुई कि समय थोड़ा तेजी से बीत जाएगा। शायद झपकी के बाद शर्ट का मालिक वापस आ जाएगा। क्वावियत्तु सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। क्वावियत्तु अपनी ही हंसी से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोलीं। छत अब नहीं घूम रही थी। उसने अपने होठों को छुआ, उन्हें कर्लिंग महसूस किया, अपने गालों को छुआ, बहुत गर्मी महसूस की। सपने में दृश्य अभी भी बरकरार था। कोई उसके लिए प्रेस की गई शर्ट पहने हुए था, उसे गले लगा रहा था और उसे घुमा रहा था। खिड़की के बाहर दोपहर का सूरज सुनहरा था। दोपहर के सुनहरे सूरज में टोंग डू लिट रसोई में उसके लिए रात का खाना बना रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह रसोई में गई और उसे देखा, चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। उसने अपना सिर उठाया और उसे देखा। उन दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया, लेकिन समय कुछ जादुई है। उसकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखती थीं। जो खाना आम तौर पर क्वावियत्तु के लिए मुश्किल होता था, वह उसके हाथों में आ गया और आसान हो गया। आधा प्याज पेंट्री में छोड़ दिया गया था और उसने अपने हाथों को धोने के बाद अपने हाथों को धोया था। ईटी के खाना पकाने के कौशल के रूप में गुलान शेंग के रूप में अच्छा नहीं था। अंत में सोंग डू लिट ने कमरे में प्रवेश किया, जिसका अर्थ है कि वह उस शर्ट को देखना चाहता था जिसे उसने इस्त्री किया था। यह क्यों धड़क रहा है? दरवाजा खुला था। वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी। टोंग डू लिट को लेने के लिए कार बाहर इंतजार कर रही थी। वह उसे वह शर्ट पहनते हुए देखना चाहती थी जिसे उसने खुद प्रेस किया था, लेकिन इस समय वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वियत्तु के पास जाओ, कमरे से सोंग डू लिट की आवाज आई। एक पल सोचने के बाद वह कदम दर कदम कमरे में चला गया। उसकी शर्ट पहले से ही पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर का बटन अभी भी खुला हुआ था। तुम करो, उसने उससे कहा। उसके पैर नहीं हिले। क्या तुम अपने श्रम के परिणामों की जांच करने की योजना नहीं बना रही हो? एक पल सोचने के बाद वह उसके सामने चला गया, दबे पांव, और अपना हाथ खुले बटन पर रोक दिया। यह केवल चौथी कोशिश थी जब क्वावियत्तु ने सफलतापूर्वक अपनी शर्ट के बटन लगाए। उसने उसका हाथ बटन से हटने नहीं दिया। कार बाहर इंतजार कर रही है, उसने एक कम आवाज में कहा। क्वायुएक्सयू लिट का दरवाजा। खुद के बारे में सोचकर, अगर दरवाजे के अंदर से एक हाथ तक पहुंचना था, तो मुझे एक शांत आवाज,
उन शब्दों ने उसके चेहरे और कानों को लाल कर दिया। स्ट्रेंज, उसके प्रति उग्र। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह पहले जैसा उग्र नहीं है। वह हमेशा उससे झगड़ने का बहाना ढूंढती है, लेकिन हर बार वह अपने मुंह के कोनों को सिकुड़ने से नहीं रोक पाती। एक बार जब वह जाने देती है तो वह बिना रुके हंसती है। कभी 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 वह उसे जोर से हंसने से रोकने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाता है। कभी कभी वह उसे मारती है। वह इससे बचता नहीं है, बस उसे मारने देता है। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी होती है जैसे वह जितना अधिक उसे मारती है उतना ही उसे लगता है कि भोजन अच्छा है। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। आज सुबह क्वावियत तो ध्यान से सोचती है। वह बदमाश जो हमेशा कमरे में माहौल खराब करता था अब एक अजीब बच्चे की तरह है। हर सुबह जब वह बिस्तर से उठती है तो वह सोंग डू ली का नाश्ता और नोट देख सकती है। सोंग डू ली हाल ही में सामान्य स्थिति में नहीं लग रहा है। हर दिन वह घर पर दस्तावेज भूल जाता है, जिससे जोन हर दिन दोपहर में उसके घर आती है। दस्तावेज लेने के लिए घर जाते समय वह अपना दोपहर का भोजन साथ ले जाती है। रात का खाना सोंग डू ली जल्दी लौट आया, यह तैयार है। अगर मैं सोशलाइज करने के लिए बाहर जाऊंगा तो सोंग डू लाई के कमरे में एक अतिरिक्त गेम कंसोल है। ब्लू सिरेमिक कप, और जो कप वापस अपने मूल स्थान पर वापस रखा गया था वह गुलाबी रंग का है। लेकिन एक दूसरे के करीब खड़े 2 गिलासों को देखकर वह एक पल के लिए बेसुध हो गई। आज शुक्रवार है, साफ साफ लिखा है। आज फ्रिज साफ करने, खाने की एक्सपायरी डेट ध्यान से चेक करने, सुपरमार्केट को फोन करने का दिन है। ज्यादा फल नहीं बचे हैं। सुपरमार्केट डिलीवरी स्टाफ नहीं बदला, लेकिन फल डिलीवरी स्टाफ बदल गया। थोड़ा शर्मीला लड़का एक कुशल चाल वाली लड़की में बदल गया। इस लड़की ने फल की दुकान का मालिक होने का दावा किया। उससे पूछा कि डिलीवरी बॉय ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या नहीं। नहीं, जैक अब इस इलाके का प्रभारी नहीं है, लड़की ने कहा। पता चला कि उस दिन पानी मांगने वाले लड़के का नाम जैक था। शुरू में क्वावियत तो उसे अपना नाम बताने की योजना बना रही थी। उस समय इस बच्चे ने शायद टोंग डू लिट से उसका नाम पूछा था। इस छोटे से अंतराल ने क्वावियत तो के अहंकार को बहुत संतुष्ट किया। टोंग डू लिट, क्या तुम इसे देख रहे हो? वह विपरीत लिंग के साथ बहुत आकर्षक थी। क्वावियत तो ने जल्दी से फल डिलीवरी बॉय का मामला 9वें बादल पर फेंक दिया। यह लगभग दोपहर का भोजन था। जोन समय पर दिखाई दिया। इस बार यह एक वियतनामी लंच बॉक्स था। दोपहर के भोजन के समय के बाद क्वावियत तो ने अपने सेल फोन को देखा। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद टोंग डू लिट हमेशा उसे फोन करता था। 10 मिनट बाद सेल फोन अभी भी नहीं बजा। इस महाद्वीप पर एसएन एनर्जी के कवरेज को जानने के बाद वह जानती होगी कि टोंग डू लिट कितना व्यस्त था। इसलिए एक पल रुको, शायद उसे कुछ करना था। 1 घंटा बीत गया, सेल फोन अभी भी नहीं बजा। ऐसा लग रहा था कि व्यस्त लोग फोन नहीं करेंगे। यह कुछ भी नहीं था। उसे बुरा नहीं लगा कि उसने उसे फोन नहीं किया। हाल ही में क्वावियत तु को टोंग डू लिट के लिए शर्ट इस्त्री करना बहुत पसंद था। न केवल शर्ट इस्त्री करना, बल्कि उसकी अलमारी, पर्दे, बिस्तर की चादरें आदि को साफ करना। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ, वह वास्तव में मैरियन जैसी दिखती थी। क्वावियत तु को सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी थी कि जब उसने टोंग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बहुत खुशी हुई और उस खुशी में गर्व भी था। बिस्तर की चादरें ठीक करते हुए उसने धीरे से गाना भी गाया। कितनी बेवकूफ़ी है। शायद कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि जो उसने पहले किया वह बेवकूफ़ी न लगे, या सोंग डू लिट को शौचालय का दरवाज़ा खोलने दे और उस दयनीय शर्ट को देखें जिसे वह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए
लेकिन अजीब बात यह है कि उसका नितंब अभी भी सोफे से चिपका हुआ था। उसकी आंखें लगातार टीवी और फोन के बीच घूम रही थी। ठीक 4 बजे क्वाव्यक्तु सोफे से उठ खड़ी हुई। देखो, उसने सिर्फ अपने सेल फोन की घंटी बजने की आवाज का इंतजार करने के लिए झपकी नहीं ली। सेल फोन नहीं बजा, लेकिन टीवी पर मई की खूबसूरत लड़की की हंसी बज उठी। इस शहर में यह वास्तव में बहुत लोकप्रिय था। कई टीवी स्टेशन शुक्रवार के 10 मिनट के पुरस्कार समारोह को दिखाने के लिए एक समय स्लॉट निर्धारित करते थे। सुंदर प्रधान संपादक की पुरस्कार की घोषणा करने का समय स्क्रीन पर मुस्कुराहट के साथ दिखाई देता था। मेजबान भी वह थी। मेजबान भी वह थी। पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता भी वह थी। इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार सिटी न्यूज़पेपर को मिला। टीम फोटोग्राफर को एक पुरस्कार भी दिया गया, जिसका कारण यह था कि उसकी फोटोग्राफी का कौशल इतना अद्भुत था कि उसने एक पुरुष और एक महिला के बीच की सामान्य दोस्ती को प्यार में पड़ने वाले जोड़े में बदल दिया। मैगल के मुंह से पुरुषों और महिलाओं के बीच सामान्य दोस्ती का मतलब था उसका और एसएन एनर्जी के सीईओ का। इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करके कांड को साफ करना, सिर को छिपाना और पूंछ को दिखाना था। मैगल की चमकदार आंखें और क्वाव्यक्तु की आंखों में चमकीली मुस्कान तब से अलग नहीं थी जब वह 12 साल की थी और सफेद रेशमी पोशाक पहनती थी। फोन जो बजता नहीं था, क्या उसका खूबसूरत और मुस्कुराती मैगल से कोई लेना देना था? बिना किसी हिचकिचाहट के क्वाव्यक्तु ने टोंग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला। अध्याय 58 दिल की धड़कन 7। सोंग डूली डिनर के लिए घर नहीं आया। यह पहली बार था जब क्वाव्यक्तु इस कमरे में रुका था। न केवल वह डिनर के लिए घर नहीं आया, बल्कि वह लगभग 3 घंटे देरी से घर आया। ड्राइवर को उसे घर ले जाना पड़ा। जब उसने गेट खोला तो वह जल्दी से लिविंग रूम में भाग गई, सोफे पर बैठ गई और टीवी चालू कर दिया। जब वह दरवाजे में दाखिल हुआ तो वह ध्यान से टीवी देख रही थी, बहुत खुश दिख रही थी। वह उसके सामने रुक गया। टीवी पर एक कॉमेडी शो प्रसारित हो रहा था और वह और दर्शक एक साथ जोर-जोर से हंस रहे थे। मैं नहाने जा रहा हूं, उसने उससे कहा। कोई जवाब नहीं। सोंग डू लिट अपने कमरे में वापस चला गया। क्वाव्यक्तु ने अपनी घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। आज रात सोंग डू लिट ने कोई सामाजिक मेलजोल नहीं किया। यह जोन ने पहले भी कहा था, कोई पार्टी नहीं, लेकिन इतनी देर से वापस आया, पता नहीं वह कहाँ था। लेकिन अब क्वाव्यक्तु को इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी बाथरूम का दरवाजा खोलने पर उसके मूड की। पता नहीं उसकी प्यारी रसभरी मरते दम तक नाराज होगी या नहीं। लगभग 11 बजे सोंग डू लिट प्रकट हुआ। उस पर नजर डाली। सोंग डू लिट ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने सारे सुख दुख अपने चेहरे पर लिखता हो। क्वाव्यक्तु को भी उसके चेहरे पर कोई भाव देखने की उम्मीद नहीं थी। वह भाव शायद दोषी था। तुम्हें पता है, उसने दस्ताने फाड़ दिए थे जो उसके पसंदीदा हॉकी खिलाड़ी ने उसे दिए थे। कॉमेडी शो अभी भी टीवी पर चल रहा था। साथ में हंसना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। सोंग डू लिट उसके पास बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। मैंने तुम्हारी शर्ट शौचालय में फेंक दी। उसने उससे कहा। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी सारी हॉकी स्टिक भी तोड़ दी। उसने जो हॉकी स्टिक तोड़ी थी, वे सभी सोंग डू लिट के संग्रह में थी, जिनमें हॉकी में विशेष ऐतिहासिक महत्व वाली कुछ स्टिक भी थी। मैंने ग्रेट्स्की के दस्ताने भी काट दिए। वह सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके बोलती रही। कनाडा के मशहूर आइस हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेट्स्की ने अपने पूरे करियर में 2857 अंक बनाए, जो उन्हें इतिहास में दर्ज करने के लिए काफी थे।
उसने जो दस्ताने काटे वह वही था जो उसने रिटायर होने से पहले अपने आखिरी खेल में पहना था। सोंग डू लिट ने कुछ नहीं कहा। यू शिव के जरिए लिविंग रूम से बाहर निकलकर वह रसोई में गई। उसे प्यास लगी थी और उसने फ्रिज खोला। बियर उसकी प्यास बुझा सकती थी। इससे पहले कि वह बियर की कैन खोल पाती, उसे छीन लिया गया। चोरी की गई बियर की कैन को अनदेखा करते हुए उसने सोंग डू लिट से कहा, जब मैंने तुम्हारा दस्ताना काटा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक कट काफी नहीं था। मैंने दूसरा काटा। 2 कट मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं थे। उसने बियर को फ्रिज में रख दिया। उसका पीछा करते हुए उसका स्वर और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। सोंग डू लिट, तुम जल्दी से पुलिस को क्यों नहीं बुलाती और उन्हें आकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्यों नहीं कहती? मैं जरूर। इस बार उसे 20 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखना पड़ा। पिछली बार समय बहुत कम था। क्वावियत्तो ने फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद उसने इसे 20 घंटे से 200 घंटे कर दिया। इस तरह शायद क्वावियत्तो को सबक सिखाया गया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके चेहरे की मांसपेशियों में दर्द हुआ, लेकिन शुरू से अंत तक टोंग डू ली ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। कमीने, बोलो, वह उस पर चिल्लाई। हमने एक भी आग लगाने वाला उपकरण इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम ठीक हैं। उसने उसके अनुरोध का पालन किया। यह सही है, उसने इस घर को जलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन ऐसा न होने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अगर उसने ऐसा किया तो देरसवेर वह घर को जला देगी। देरसवेर वह उसे उससे इतनी नफरत करवा देगी कि वह चाहता था कि क्वावियत्तो जैसा व्यक्ति इस दुनिया में कभी न आए। देखो, उसने एक फोन कॉल भी नहीं किया, लेकिन उसने अपना असली रंग दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टीवी पर में नाम की लड़की को देखा था। वह लड़की हर चीज में उससे बेहतर थी। क्वावियत्तो उस लड़की की तरह स्वस्थ शरीर और दिमाग के साथ क्यों नहीं हो सकती थी? इतना अच्छा, शायद उसे इस जीवन में कभी यह न मिले और वह इसे कभी न सीख पाए। दुखी होकर हंसते हुए उसने कहा, अब क्या तुम अब भी सोचते हो कि क्वावियत्तो की 1 मिनट की क्यूटनेस 999 मिनट की नफरत की भरपाई के लिए पर्याप्त है? अब क्या क्वावियत अभी भी क्यूट है? क्यूट नहीं, बिल्कुल भी क्यूट नहीं। यह सही है, यह सही है। वह यह जानती थी। उसने सही अनुमान लगाया। लेकिन थोड़ी सी भी क्यूटनेस नहीं। उसने बहुत अनिच्छा से ऐसा कहा। उसने सोचने का नाटक किया और वह उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। उसने उसे मुक्का मारा, मैं खास नहीं हूँ। मुझे बस एक सुंदर चेहरा चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो। यही बात उसके 4 पूर्व पतियों ने उससे कही थी। क्या कुछ और है? उसने पूछा। इसके अलावा मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। मैरियन ने कहा कि उसके बाल बहुत सुंदर थे। यह कुछ दिन पहले की बात है। क्या कुछ और है? इसके अलावा, इसके अलावा। लेकिन ऐसा लगता है कि बस इतना ही। उसका दिल टूट गया था। इसके अलावा एक बहुत अच्छा शरीर है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा शरीर है। ये शब्द सोंग यू लाई के मुंह से निकले, जिससे क्वा यू शियू स्तब्ध रह गई। जब वह अचंभित थी, तभी उसके सामने एक छाया प्रकट हुई, जिसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों को छूते हुए उन आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसने ग्रेट्स्की के दस्ताने काट दिए थे, दुनिया में केवल एक जोड़ी थी। सोंग यू लाई उन्हें बहुत प्यार करती थी। ग्रीनलैंड का बच्चा बचपन से ही हॉकी खिलाड़ी बनना चाहता था। बर्फ की रिंक पर वह अपने मासूम बचपन की शक्ल में लौट सकता था। अपने पिता के साथ स्लेज की सवारी कर सकता था। साथ में मछली पकड़ सकता था।
रात में साथ में गर्म मछली का सूप खा सकता था। उस समय ग्रीनलैंड के बच्चे के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें चमक उठती थी। उसके मुंह के कोनों में हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वह अब ग्रीनलैंड में अपने समय के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि चमचमाती सफेद बर्फ से भरी दुनिया उसके लिए और भी दूर होती जा रही थी। उसका एक उपनाम नोविचोक भी था। संयुक्त राष्ट्र के पास अपना खुद का एन्क्रिप्टेड दस्तावेज भी था। सिर्फ तुम्हारे लिए। नाराज नहीं? धीरे से पूछा। नाराज नहीं। उसकी सांसें धीरे धीरे उसके चेहरे पर चल रही थी, और करीब और करीब और भी ज्यादा तेज। उसे परेशान करने के लिए उसे इतनी सारी घिनौनी हरकतें करते देखकर क्या वह अभी भी उसके साथ अंतरंग होना चाहता था? अपने होठों को हाथों से ढकते हुए उसने कहा, नाव पर 35 मिनट लगते हैं, विमान पर 40 मिनट लगते हैं, और कार में आधा घंटा लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वाव्यत तो यही है। उसकी आवाज कर्कश थी, जो उसके हाथ के पिछले हिस्से पर झलक रही थी। टोंग डू लिट, तुम्हारा क्या मतलब है? आवाज ने हल्के से कांपते हुए पूछा। दक्षिण पश्चिम में तेल की पाइपलाइन टूट गई है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। रात के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जोहान्सबर्ग में एक बहुत ही जरूरी मामला है जिसे मैं हल करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। क्वाव्यत्तु, मैंने उनसे झूठ बोला। सोंग डू लिट के शब्दों ने उसे थोड़ा बहुत समझा, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भी। लेकिन वह अभी भी इस बात से उलझी हुई थी कि वह उसे सुंदर नहीं कह रहा था। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? क्या तुम यह नहीं कह रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ? क्योंकि जो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वह झूठ बोलने के लिए बेकार है। वह भी उसके लिए गलत महसूस करती है। तो उसे दे दो। एक छोटी सी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, उसे क्या दोगे? उसे वह दो जो वह चाहता है। यह आवाज उत्साह से भरी थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे दे दो। फिर ठीक है। उसकी ओर देखने की हिम्मत न करते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं उसे चूमने दूं, तो क्या वह ग्रेट्स्की के दस्ताने काटने की बात को नजरअंदाज कर सकता है? उसने उसके होठों को ढकने वाले हाथ को हटा लिया। क्या तुम्हें यह चाहिए? एक हल्की गुनगुनाहट निकली। तुमने क्या कहा? वियत्तु। उसकी सांसें अस्तव्यस्त थीं। वह अपने पंजों पर खड़ा था, मानो दूसरों द्वारा सुन लिए जाने से डर रहा हो। उसके गर्म गाल उसके खिलाफ चिपके हुए थे, उसके कान में फुसफुसा रहे थे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसके पैर की उंगलियां पहले ही जमीन से उठ चुकी थी। क्या तुमने वह आवाज सुनी? सबसे पहले एक कप गिरने की आवाज आई, फिर एक प्लेट, फिर एक के बाद एक कई अन्य चीजें गिरने लगी। बेशक यह बिल्ली की गलती नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ रखना है। उसके हाथ नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ रखना है। इसका कारण यह भी था कि वह बहुत ज्यादा मांग कर रही थी। आज रात उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, जैसे कि उसे डर हो कि उसे इसका पछतावा होगा। उसने उसे रेफ्रिजरेटर के खिलाफ दबाया, उसकी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर उसके पैर को ऊपर उठाया, उसके अंदर प्रवेश किया, जिससे उसे थोड़ा दर्द हुआ। जब गिलास गिरा, तो उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए, इसलिए उसने उसे मारा। तुम कमीने, सोंग डू लिट इस कमीने। उसने कहा कि वह सुंदर नहीं थी। अब वह अभी भी सुंदर नहीं है। प्यारा, इतना प्यारा कि मैं मर सकता हूँ। उसने उसे चूमा और डंप डंप कहा। जब प्लेट गिरी, वह मन ही मन अपनी छोटी चाची के बारे में सोच रही थी। अगर उसकी छोटी चाची को इस बारे में पता चलता, तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पाती। इस विचार ने उसे बहुत खुश कर दिया। उसने उत्साह से जवाब दिया। उसने उसके कान को काटा, डंप डंप। फिर कई परतों में रुक रुक कर की आवाज आई। देखो,
आंसू पहले से ही गिर रहे थे। नहीं, यह पसीना था। उसके माथे से पसीने की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थी। उसे कुछ चाहिए था। वह उसे देने के लिए तैयार हो गई। वह पहले ही सहमत हो गई थी। आसमान में मंद रोशनी थी। गुलाबी और हरे रंग के दरवाजे वाले कमरे में एक आदमी और एक औरत सोने के लिए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। बेडसाइड टेबल पर एक स्वर के आकार की अलार्म घड़ी थी। अलार्म घड़ी की छोटी सुई ठीक 5 बजे का संकेत दे रही थी। औरत आदमी की छाती में एक कैटरपिलर की तरह लिपटी हुई थी। उसके काले बाल तकिए के आधे से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए थे। आदमी का शरीर फैला हुआ था। एक हाथ औरत की कमर पर रखा हुआ था। जब सुअर के आकार की अलार्म घड़ी ने 5:20 का संकेत दिया, तो आदमी उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र उसकी बाहों में लेटी हुई महिला पर टिकी हुई थी। उसकी कोमल नज़र स्नेह से भरी हुई उसकी आंखों के कोनों तक फैली हुई थी। उसके होठों ने धीरे से लड़की के बालों को चूमा। उसकी आंखें महिला को देख रही थी। उसे हमेशा के लिए घूर रही थी। घड़ी की सुइयां 5:30 बजे का इशारा कर रही थी। आदमी ने धीरे से महिला के कंधों को हिलाया, धीरे से पुकारा, वियत तू जाओ। कुछ पुकारों के बाद लड़की ने कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आज मुझे दक्षिण पश्चिम में विभाग में जाना है, आदमी ने कहा। क्या तुम आज रात वापस आओगे? औरत ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसने धीरे से पूछा, आदमी खड़ा होना चाहता था, लेकिन औरत ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा आदमी की छाती में गहराई से धंसा हुआ था। उसकी आवाज कोमल और नम दोनों थी। मत जाओ। आदमी को यह आवाज एक नरम उंगली के स्पर्श की तरह लगी। आदमी फिर से घूमा, औरत को अपने नीचे दबाते हुए कर्कश स्वर में डुंग डोंग पुकारा। आदमी के नीचे से एक खनकती हुई हंसी आई। हंसते हुए और खुजली कहते हुए आदमी ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप कोसने लगा, जबकि उलझा हुआ एकमात्र कंबल जमीन पर गिर गया। 5:35 पर सुनसान मैदान पर एक कार का हॉर्न बजा। तभी औरत ने उसे जाने दिया और धीरे से आदमी से पूछा, कृपया मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाओ। ठीक है। आदमी ने उसके माथे को चूमा और उससे धीरे से कहा, भागो मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ, मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ घर पर रहूंगा। हाँ, वियत तू जाओ। हाँ। महिला का चेहरा तकिए में दबा हुआ था। उसने खुद को नहीं रोका और अपनी स्कर्ट को कमर तक उठा लिया। आदमी को अलविदा का संकेत दिया। आदमी कंबल उठाने के लिए नीचे झुका, जो महिला के ऊपर था। कुछ कदम चलने के बाद आदमी अचानक पीछे मुड़ा। उसका हाथ कंबल के अंदर टटोल रहा था। इस हरकत के कारण महिला लगातार विरोध कर रही थी। 5:40 पर आदमी ने दरवाजा खोला। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसकी हथेली में जो कुछ बचा था वह एक चिकनी कोमलता थी जिसने सोंग डू ली को रोकने में असमर्थ बना दिया। उसे लगातार आने वाले शारीरिक प्रहारों को रोकने के लिए दरवाजे का उपयोग करना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन उसके पसीने, आंसू और उसकी आकर्षक गुनगुनाहट के दृश्य से भर गया। ध्वनियों के उस मिश्रण में एक अव्यवस्थित धुन के साथ एक लय भी पैदा हुई। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। उसने केवल एक वाक्य, इतना पानी, के साथ उसकी प्रशंसा की और उसे अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर किया। यह महिला, वह उसकी प्रशंसा या डांट नहीं सकता था। इससे भी अधिक वह उससे नफरत नहीं कर सकता था। सोंग डू ने पूछा, इस सूची में क्या गलत है? इस समय उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। शायद जैसा कि क्वा वियत तूने कहा था, आपका चेहरा बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से सिर्फ सुंदर चेहरा होना ही पर्याप्त नहीं है। आपके बाल भी सुंदर हैं। वाकई, क्वा वियत तू के बाल बहुत खूबसूरत हैं। देखने में खूबसूरत और छूने में बेहद मुलायम।
खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत बाल होना ही काफी नहीं है, आपके पास एक मानक शरीर भी होना चाहिए। क्वाव्यक्तु में ये तीनों खूबियां हैं। बड़ी बादाम जैसी आंखें, गुलाबी होंठ, परेशान होने पर बड़ी बादाम जैसी आंखें, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का हर व्यक्ति उसका ऋणी है। और वो गुलाबी होंठ कभी कभी बहुत प्यारे शब्द कहते हैं, लेकिन कभी कभी घृणास्पद। लेकिन एक बार जब आप उन्हें अपने मुंह में डालते हैं तो उनका स्वाद अलग होता है। यह वास्तव में जानलेवा है। यह बस डोंग डू लिट। क्या आपने दुनिया में बहुत कम खूबसूरत लड़कियां देखी हैं? यह सही है, मैंने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं। डोंग डू लिट से पूछें कि आगे क्या करना है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन असल में वह अस्पष्ट रूप से सोच रहा था। शायद उसे कुछ खाली समय लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर जाना चाहिए। वह असुविधाजनक काम जोआन नहीं कर सकती थी, और वह हर बार बिस्तर की चादरें नहीं बदल सकती थी। उसने वह चीज पहले भी खरीदी थी। जब वह शॉपिंग बैग वापस घर ले गया तो क्वाव्यक्तु भाग गया। भागना भी अच्छा था। उस समय उसने ऐसा सोचा। क्वाव्यक्तु में वास्तव में पीड़ा पहुंचाने की क्षमता थी। लेकिन इस बार क्या क्वाव्यक्तु फिर से भाग जाएगा? अब उसका विवेक इतना स्पष्ट नहीं था कि वह यह निर्णय ले सके कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। शायद कल के झूठ से शुरू करते हुए सोंग डू ली जानता था, जोहान्सबर्ग में निपटने के लिए कोई जरूरी मामला नहीं था, लेकिन जोहान्सबर्ग में क्वाव्यक्तु थी, जिसे डोंग डोंग के नाम से भी जाना जाता था। पहले डोंग डोंग वह नाम था जिसे एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता था। वह बूढ़ा आदमी एक व्यस्त व्यक्ति था, लेकिन चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह हर साल कुछ दिन निकालकर अपनी पोती से मिलने जॉर्ज टाउन जाता था। अगर वह बहुत व्यस्त होता और उसके पास समय नहीं होता, तो वह अपने सहायक से उसे लेने के लिए कहता। उस समय उसे भी उसका पीछा करना पड़ता। बूढ़े आदमी के सामने क्वाव्यक्तु हमेशा एक विनम्र दिखती थी। साफ सुथरे बाल, स्त्रैण कपड़े पहने और चीनी भाषा बोलती थी। एक बड़ी बहन की तरह दिखती थी जो उससे एक सिर लंबी थी। उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। बाद में वह उससे एक सिर लंबा हो गया। जब वे दोनों बूढ़े आदमी के सामने आए, तब भी वह एक अच्छी बड़ी बहन की तरह दिखती थी, और उसने वे शब्द भी कहे जो उसने कहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा, दादाजी, अनुमान लगाइए कि इस साल ये लिट कितने सेंटीमीटर लंबा हो गया है। इन शब्दों से बूढ़े आदमी का चेहरा चमक उठा। उसने मुस्कुराकर डोंग डोंग पुकारा। फिर वह खुशी से हंसा और बोला, डोंग डोंग भी जवान औरत बन गई है। शायद क्वाव्यक्तु को भी बूढ़े आदमी द्वारा डोंग डोंग पुकारे जाने से नफरत थी। कई बार सोंग डूली ने पाया कि क्वाव्यक्तु चुपके से घूरती थी, मुंह बनाती थी, और इस नाम डोंग डोंग के कारण अपने पैर पटकती थी। उस पागल लड़की को यह पसंद नहीं था कि उसके दादा उसे डोंग डोंग पुकारे। सोंग डूली ने चुपके से इस मामले को याद किया, जिसमें उसकी घूरती और पैर पटकती शक्ल भी शामिल थी। इस तरह का एहसास कुछ कुछ कल का इंतजार करने जैसा था, ताकि धीरे धीरे उसका बदला चुकाया जा सके। यह सच था कि उसे धीरे धीरे उसका बदला चुकाने का मौका मिल गया था, लेकिन वह बहुत बहुत समय पहले की बात थी। सोंग डूली लगभग भूल ही गया था कि बदला कैसे लेना है। उस रात एक चमकीले रंग के कमरे में किसी तरह की भावना से नियंत्रित, किसी तरह से डोंग डोंग पुकार उसके मुंह से बेकाबू होकर निकल गई। यह निश्चित रूप से होने का एहसास नहीं था, बदला। इसके विपरीत यह एक रहस्य की तरह था। उसे वह कॉल डंग डोंग याद आती थी। ऐसा लगता था कि वह इसे लंबे समय से याद कर रहा था। धीरे धीरे यह नाम डंग डोंग अधिक से अधिक दिखाई देने लगा। डोंग डोंग और साथ ही क्वाव्यक्तु पीठ में दर्द के कारण जाग गया। जब वह उठा
तो सबसे पहले उसने छत देखी, फिर उसने छत को घूरा और गिनना शुरू कर दिया। 1 कैंडी, 2 कुत्ते की पूंछ वाली घास, 3 कारें, 10 बहुरूप दर्शक। बहुरूप दर्शक। उसका दिमाग अभी एक बहुरूप दर्शक की तरह था, एक बहुरूप दर्शक जो अव्यवस्थित छवियों को दर्शाता था। ठीक है, यह एक सपने की तरह था जो उसकी शारीरिक उम्र से मेल खाता था। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कभी-कभी शारीरिक जरूरतें होती हैं। घड़ी की तरफ देखते हुए पहले से ही 10:30 बज चुके थे। वह उठी, पीने के लिए कुछ खोजने के लिए रसोई में गई और पाया कि जमीन टूटे हुए गिलास, प्लेटों से भरी हुई थी। क्या यह इसलिए था क्योंकि कल रात कोई छोटा जानवर भाग कर आया और इसे नष्ट कर दिया? अब जंगली जानवरों के प्रजनन का मौसम है। झुकते हुए क्वावियत्तु ने पाया कि उसका शरीर एक ट्रक से कुचला गया था। दरअसल, एक व्यक्ति के 25 साल का होने के बाद उसका शरीर हड़ताल के दौर में प्रवेश करता है। टूटे हुए गिलास और प्लेटों के ढेर को साफ करने के बाद क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को नाश्ता करते हुए नहीं देखा। आज सुबह वह जल्दी में रही होगी। ऐसा लग रहा था जैसे टोंग डू लिट ने कल रात कहा था कि उसे दक्षिण पश्चिम में टूटी हुई तेल पाइपलाइन को संभालने जाना है। जब उसने शीशे में देखा तो क्वावियत्तु ने पाया कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना माथा छुआ। यह बुखार से गर्म नहीं था। उसका चेहरा आमतौर पर खून की एक बूंद के बिना पीला होता था। इस समय उस लाल चेहरे ने उसे बहुत अपरिचित बना दिया। अपना चेहरा सिंक में दबाते हुए पूरी सुबह क्वावियत्तु ने जम्हाई ली और गुजर गई। लंच ब्रेक भी पहले से आधे घंटे लंबा था। 3:30 बजे क्वावियत्तु ने टीवी चालू किया। लंच देते समय जोन ने कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे एसएन एनर्जी टूटी हुई तेल पाइपलाइन की व्याख्या करने वाला एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। टोंग डू लिट व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे। टीवी चालू करते ही क्वावियत्तु ने तुरंत टोंग डू लिट को नीली वर्क यूनिफॉर्म पहने हुए देखा। कोई भी बता सकता था कि वह घटनास्थल पर लाइव था। घटनास्थल और स्पष्टीकरण के स्थान के बीच की दूरी कम से कम 2 थी। एसएन एनर्जी के चेयरमैन सिर्फ 15 मिनट की इस व्याख्या के लिए 2 घंटे तक कार में बैठे रहे। उनकी यह मौजूदगी घटनास्थल पर मौजूद 50 लोगों को उनकी ईमानदारी का एहसास कराती। इन 15 मिनटों में एसएन एनर्जी के चेयरमैन ने रिपोर्टरों के सभी सवालों के जवाब दिए। तेल पाइपलाइन टूटने की वजह से प्रदूषण की समस्या को हल करने से लेकर समाधान और मुआवजा देने तक। आखिरी पंक्ति में बैठे रिपोर्टर सवाल तैयार करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जवाब देने का समय खत्म हो गया था। पीछे बैठे रिपोर्टर कम मशहूर थे। कई लोग अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते थे। हालांकि एसएन एनर्जी के सीईओ ने प्रवर्तन कर्मचारियों को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। 15 मिनट की यह व्याख्या 23 मिनट से ज्यादा चली। टीवी बंद करते हुए क्वावियत्तु को पता था कि कल एसएन एनर्जी तेल पाइपलाइन टूटने से जुड़ी घटना बुरी खबर के साथ नहीं बताई जाएगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि घटनास्थल से जाने के बाद सोंग डू लिट घटनास्थल पर वापस लौटेगा या सीधे घर चला जाएगा। मोटे तौर पर वर्तमान से स्कूल से यहाँ तक आने में करीब 1 घंटा लगता है। तो इस 1 घंटे में वह क्या करेगी? अपने बालों को धोने में 20 मिनट लगे, अपने बालों को प्राकृतिक रूप से झड़ने देने में 10 मिनट लगे और बाकी के आधे घंटे के लिए क्वावियत्तु ने हल्का मेकअप किया। वास्तव में हल्के मेकअप में भी बहुत मेहनत लगती है। वह टोंग डू लिट को यह नहीं दिखने दे सकती थी कि उसने मेकअप करने में आधा घंटा लगा दिया है। वह उस छोटे लड़के को भी, जो छोटी उम्र से ही उस पर हुक्म चलाता आ रहा था, बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट नहीं होने दे सकती थी। गुलाबी शर्ट के साथ शॉर्ट शॉर्ट्स, उसके बाल 3:07 अनुपात में बंटे हुए थे। जिस तरफ अधिक बाल थे वह उसकी छाती के सामने लटक रहे थे, जिस तरफ कम बाल थे वह उसके कंधों के पीछे लटक रहे थे।
5 बजे क्वावियत्तु गेट के चारों ओर आगे पीछे चली गई। बीच बीच में वह यह देखने के लिए पैर की उंगलियों पर चल देती कि कोई अंदर आया है या नहीं। 5:30 बजे क्वावियत्तु ने इलेक्ट्रॉनिक गेट खोला, उस मानवाकार के पेड़ की छाया में चली गई। 6 बजे क्वावियत्तु इलेक्ट्रॉनिक गेट पर वापस आ गया। 6:30 बजे क्वावियत्तु गलियारे के बाहर लकड़ी की सीढ़ियों पर बैठकर सूर्यास्त देख रहा था। 7 बजे आसमान इंद्रधनुषी रंग में बदल चुका था। उस व्यक्ति की आकृति उसके सामने आ गई। उसने आलस से अपना सिर उठाया, हाथ से उसे इशारा किया कि वह उसका चेहरा न छिपाए। ताजे फूलों का एक गुलदस्ता अचानक उसके सामने आ गया। भौहें सिकोड़ते हुए, क्या टोंग डू लिट ने आज गलत दवा ले ली है? जाहिर है फूल वापस ले आए। फूल उसके लिए नहीं है। सोंग डू लिट ऐसा कुछ नहीं करेगी। नहीं, सोंग डू लिट और मैं नाम की वह लड़की हाल ही में काफी करीब आ गई है। फूल शायद मैं नाम की उस लड़की को दिए गए थे, या शायद उसने मना कर दिया था, या शायद किसी कारण से वह उन्हें नहीं दे पाई थी, इसलिए उसने उन्हें सुविधाजनक तरीके से वापस ले लिया। तुम फूल वापस क्यों लाए? वह जमीन से उठ खड़ी हुई और पूछा। टोंग डू लिट ने उसकी ओर देखा। इस नजर से क्वावियत्तु का दिल घबरा गया। अध्याय 59, दिल की धड़कन 8। शाम की चमक ने आकाश को भर दिया। फूल, मैं उन्हें कूड़ेदान में फेंक दूंगा। जल्दी से सोंग डू लाई के हाथों से गुलदस्ता छीनकर, उसे कार्नेशन बहुत पसंद आया कि वह यह पूछने के लिए बहुत आलसी थी कि उसकी एक बेटी क्यों थी। उसे फूल दो। फूलों को कुछ देर के लिए व्यवस्थित करो, उन्हें फूलदान में रखो और उन्हें खाने की मेज पर रखो, जो देखने में बहुत ही सुखद लग रहा था। सोंग डू लिट ने फिर से रात का खाना तैयार किया। अभी भी टमाटर पास्ता था। वह बगल में मदद कर रही थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह उसके बगल में खड़ी होने से बदलकर उसकी बाहों में खड़ी हो गई। वह पहले मना करना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि सोंग डू लिट ने इस समय कुछ नहीं कहा था और उसका भाव अच्छा नहीं था, इसलिए उसका हाथ दूर धकेलने के बजाय उसने उसके बालों को सहलाया, उसकी आस्तीन खींची और अपने अस्तित्व की भावना को बढ़ाने के लिए उसे कुछ बार अपने कंधे से धक्का दिया। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने उसका हाथ हटा दिया और वह उसकी बाहों में लड़खड़ा गई। आज यह एक अपवाद था। सोंग डू लिट ने टमाटर पास्ता का केवल आधा हिस्सा खाया। पीछे छोड़ी गई पास्ता की आधी प्लेट को देखकर और उसके सामने खाली कुर्सी को देखकर क्वावियत्तु का मूड घबराहट में था। फिर उसने सोचा, टूटी हुई तेल पाइपलाइन एक बड़ी बात थी। इसे संभालना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। क्या यह बहुत थकाऊ था? उसका पीछा करते हुए वह लिविंग रूम में चला गया। वह भी लिविंग रूम में चली गई। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वह भी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। न जाने क्यों क्वावियत्तु को लगा कि आज उसके पास इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वह टोंग डू लिट के सामने खड़ी हो सके। इसलिए वह उसके पीछे पीछे चली गई, उसे सताते हुए कि उसने आज अपने बाल कैसे धोए हैं और अपने चेहरे पर पाउडर भी लगाया है और लिपस्टिक भी लगाई है। इन शब्दों का नतीजा यह हुआ कि वह उसके द्वारा उठा ली गई। बल इतना अधिक था कि वह डर गई। क्या टोंग डू लिट उसे सीढ़ियों से नीचे फेंकना चाहता था? सोंग डू लिट ने उसे सीढ़ियों से नीचे नहीं फेंका, बल्कि उसे अपने कमरे में ले गया। जिस बल से उसने उसे पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुचलकर मार डालना चाहता था, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि वह उसे छिपाना चाहता था। वह जल्दी से बिस्तर पर चला गया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया, जिससे वह अपने चेहरे के बल गिर गई। उसे अभी भी इस बिस्तर से मानसिक आघात था। उसने उसे लात मारी और पूछा, सोंग डू लिट, आज तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने अपने बाल धोए,
आधे घंटे मेकअप में बिताया और 5 बजे तुम्हारे घर आने का इंतजार करने लगी। तुम्हें मेरे प्रति इतना ठंडा व्यवहार करने का क्या अधिकार है? ये शब्द उसके दिमाग से नहीं निकले, बल्कि सीधे क्वाव्यक्तु के मुंह से निकले। क्या कुछ और है? उसका चेहरा उसके कंधे के नीचे दबा हुआ था और उसने कर्कश स्वर में पूछा। मैंने भी गुलाबी शर्ट पहनी है, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुमने गुलाबी शर्ट क्यों पहनी है? ऑनलाइन कहा जाता है कि गोरी त्वचा वाले लोगों को ज्यादा गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए, अधिमानतः गुलाबी लाल, क्योंकि इस तरह वे थोड़े स्वस्थ दिखेंगे। दुखद कहानी सुनाई गई और उसने पलकें झपकाईं, उसकी आंख के कोने में आंसू भर आए। क्वाव्यक्तु, कोई जवाब नहीं। क्वाव्यक्तु, इस बार। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यह और कम नहीं हो सकती थी। इस बार, मत जाओ। इसका क्या मतलब था? अगर क्वाव्यक्तु को सच में अचार वाली गोभी की पकौड़ी खाना पसंद है, मैं इसे बनाना सीख सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, क्वाव्यक्तु को यह स्वाद पसंद आएगा। बस मुझे समय दो। अचार वाली गोभी की पकौड़ी क्वाव्यक्तु के स्वाद के अनुकूल जरूर होगी। 20 वर्षीय युवक खुद को व्यक्त करने में अच्छा नहीं था। उसने यह वाक्य कई बार रुक कर कहा। हर हिस्सा बस उसके कानों में चला गया। आंखें छत की ओर देखते हुए टोंग डू लिट ने उससे ऐसे अजीब शब्द क्यों कहे? इन अजीब शब्दों ने उसे बहुत थका दिया। वह अभी बहुत थकी हुई थी। बिस्तर बहुत नरम था। बिस्तर बहुत नरम है तो सो जाओ, उसके कान के बगल में एक मीठी आवाज बोली। उसने अपनी आंखें झपकाईं और जब उसने उन्हें फिर से बंद कर दिया तो उसने उसे अपना नाम पुकारते हुए सुना। हमारी शादी की सालगिरह पर उसे एक उपहार खरीदने के लिए 500 मिलियन का उपयोग छुट्टियों पर फूल खरीदने के लिए किया जाएगा। उसके लिए कॉन्सर्ट टिकट खरीदने के लिए पूरे परिवार को यात्रा करने के लिए बचाया जाएगा। वहां का दृढ़ संकल्प था। इस बार आंखों के दोनों कोने आंसू से भर गए। डू लिटे गेम कंसोल को चालू किया और शॉपिंग बैग खोला। सबसे ज्यादा चीनी वाला पैकेट खोला। अंदर क्या है यह भी नहीं देखा। मुट्ठी भर चीनी उठाई और मुंह में डाल ली। बहुत जल्दी पैकेट गायब हो गया। उसने एक और पैकेट लिया। अनिच्छा से सॉन्ग डू लिट की ओर देखा। एक और मुट्ठी भर चीनी उठाई और मुंह में डाल ली और यहाँ तक कि जानबूझकर खाने को चबाने की आवाज बहुत तेज निकाली। बहुत जल्दी पैकेट गायब हो गया। उसने फिर से सॉन्ग डू लिट की ओर देखा। उसने अपने हेडफोन लगा रखे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उसके खाने पीने की आवाज से नफरत थी? फिर एक और भी अप्रिय आवाज आई। हाथ ने स्नैक बैग में हाथ डाला। इस बार एक छोटा सा चौकोर डिब्बा निकाला। यह क्या है? स्क्वायर बॉक्स को उसकी आंखों के सामने की जांच करने के लिए उसने लगभग 1 मिनट के लिए बॉक्स को देखा था। थोड़ा और, सर, यह एक नया उत्पाद है जो बस आया है। यह सुपर पतला है, लहराती है और एक स्ट्रॉबेरी का स्वाद है। इंस्टीट्यूट आपको यह सुझाव देता है कि इस पर ध्यान न दें। सॉन्ग डूली ने उसकी ओर देखा। यह सही है। उसने हेडफोन पहना हुआ था। अपने हेडफोन उतारते हुए जब क्वाव्यक्तु ने जो कहा था उसे फिर से दोहराने वाला था। किसी ने आपको यह सुझाव नहीं दिया, सॉन्ग डूली ने ठंडे स्वर में कहा। क्वाव्यक्तु ने इस बारे में नहीं सोचा। थोड़ी देर के लिए उसने उसे खाली देखा। सॉन्ग डूली के शब्दों के बारे में आगे पीछे सोचता रहा। सॉन्ग डूली का मतलब था उसने इसे खुद खरीदा था। तथाकथित खरीदारी थी गाड़ी चलाना, माल क्षेत्र में जाना, अल्ट्रा पतली साइज चुनना, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, इसे शॉपिंग बैग में रखना, भुगतान करना और अन्य उत्पादों के साथ इसे वापस लाना। उसका दिमाग अचानक सुस्त हो गया।
सहज रूप से पूछा, सोंग डूली, क्या तुम जानते हो कि उस चीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? जर्मन ब्रांड। ऑनलाइन समीक्षाएं भी बहुत अच्छी हैं। 1000 उपयोगकर्ताओं में से लगभग 90% ने गैपलेस प्रकार का उपयोग करना चुना है, उन्होंने कहा। जितना अधिक उनका दिमाग सुस्त था, उतना ही अधिक सोंग डू लिट को पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। आपने आपने इसे खरीदा। आपने इसे किस लिए खरीदा? टोंग डू लिट खड़ी हो गई। जैसे ही वह खड़ा हुआ, वह तुरंत पीछे हट गई, खेल के मैदान में चली गई, स्नैक्स लिया और उन्हें उस पर फेंक दिया। सोफे के कुशन, कुछ भी जो उस पर फेंका जा सकता था। क्वाव्यक्तु, यहाँ आओ, उसने उससे कहा। नहीं, यहाँ आओ। मैं नहीं। अगले ही पल वह उसे बाथरूम की ओर खींच लिया, बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके हाथ में टूथब्रश और टूथपेस्ट रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? अपने दांत साफ करो। नहीं, वह नाराज नहीं था, लेकिन उसने विषय बदल दिया। उससे पूछा कि क्या आज वह जो फूल लेकर आई थी वह सुंदर थे। सोंग डूली ने अचानक फूलों का विषय क्यों उठाया? क्वाव्यक्तु, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फूल किसी लड़की ने नहीं दिए हैं। रुको, रुको, जब तुम बाहर जाओगे, तो मैं तुरंत अपने दांत साफ कर लूंगी, उसने उससे कहा। तुमने अच्छे इरादे से ऐसा किया। तुम्हारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। जाहिर है तुम्हें अपने दांत साफ करने होंगे। चलो बस अपने दांत साफ करते हैं। सोंग डूली शौचालय से बाहर निकल गई। क्वाव्यक्तु ने टूथब्रश लिया। अपने दांतों को ब्रश करते समय उसने उस चौकोर बॉक्स के बारे में सोचा जो वह वापस लाया था। मुझे नहीं पता कि मेरा चेहरा क्यों गर्म होने लगा। अपने दांत ब्रश करने और शौचालय का दरवाजा खोलने के बाद क्वाव्यक्तु ने टोंग डू लिट को किनारे पर झुकते हुए देखा। क्या उसे डर था कि वह उसे धोखा देगी? इसके अलावा, क्या उसने अपने दांतों को ब्रश किया था या नहीं? लेकिन वह उसके साथ इस पर चर्चा नहीं कर रही थी। एक बहुत नरम आवाज। अपने दांतों को उकसाया। मैं वास्तव में अपने दांतों को ब्रश करने से नफरत करता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था। मूल रूप से उसे अतीत की तरह उस पर चिल्लाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मुंह ने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं उसने अभिनय किया। कम से कम वह उस हाथ पर भी प्रहार करना चाहिए जो उसके कपड़ों में हाथ डाल रहा है। उस कमरे में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बहू से शादी करनी है। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और यदि वे 10 लाख कमाएंगे तो उसे 700 मिलियन देंगे। उसने कुछ नहीं किया। उसका पूरा शरीर अंधेरे में खींचा गया, फिर अंधेरे से बाहर निकाला गया। रोशनी थोड़ी चकाचौंध थी। उसने अपना चेहरा उसके सीने में गहराई से दबा लिया और धीमी आवाज में कहा, लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो। एक पल बाद कमरे में अंधेरा छा गया। चारों तरफ मैदानों से केवल हल्की रोशनी आ रही थी। क्वाव्यक्तु कल की तुलना में 1 घंटा देर से उठा। आज रविवार था। सोंग डू लिट ने कहा कि वह आज घर पर रहेगा। सोंग डू लिट आज घर पर रहेगा। उसकी आंखें छत का पीछा करती हुई धीरे-धीरे खिड़की से बाहर जा रही थी। रंग-बिरंगे पर्दों के बाहर आसमान कितना साफ और नीला था। आज का मौसम वाकई अच्छा था। क्वाव्यक्तु ने लंबे समय से मौसम पर ध्यान नहीं दिया था। घड़ी में ठीक 10 बजे थे। चारों तरफ शांति थी। क्वाव्यक्तु को यह शांति पसंद थी। क्वाव्यक्तु की दुनिया में 2 तरह की शांति थी। पहली तरह की शांति खाली और बड़ी दोनों थी। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी या खाली क्यों न हो, हमेशा एक दृश्य होता था जो छाया की तरह होता। दूसरी तरह की शांति काफी छोटी थी। झील, हवा, सड़कें और आवाजों से घिरी हुई, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर वह नहीं जागती, तो मैरियन कहती कि वह आलसी है।
एक पैर बस जमीन को छूता, फिर दूसरा। लगभग लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गई। क्या हो रहा था? अध्याय 60। दिल की धड़कन 9। उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि उसने अपनी जेब से पंखुड़ियों को बाहर कर दिया था। फिर उसने छोटे उपहार बॉक्स की खोज की। चोरी का एक शौक। वह बस सोंग डो लिट के कमरे में चीजों के साथ खेलना पसंद करती थी। इस तरह के शौक को भी माना जा सकता था परवाह। इस दुनिया में छोटी चाची और सोंग डूली दो ऐसे लोग हैं जिनकी क्वावियत तो सबसे ज्यादा परवाह करती है। अपने कानों में बालियां पहनकर, चाहे वह उन्हें कैसे भी देखे, वे अच्छी लगती हैं। दुर्भाग्य से उसके कानों में कोई छेद नहीं है। उसके कानों में कोई छेद नहीं है, लेकिन सोंग डूली ने बालियां खरीदीं। यह विचार जो अचानक सामने आया, क्वावियत्तु को खड़ा कर दिया, एक झटके में, युद्ध की स्थिति में प्रवेश करते हुए। उसने भौहें सिकोड़ी, ध्यान से उपहार बॉक्स की जांच की। निश्चित रूप से छोटे उपहार बॉक्स के नीचे एक जन्मदिन का कार्ड था, और इस कार्ड पर प्राप्तकर्ता का नाम क्वावियत्तु नहीं था। बेशक यह क्वावियत्तु नहीं था, लेकिन कार्ड पर लिखावट सोंग डूली की थी। सोंग डूली के कमरे से निकलकर क्वावियत्तु अपने कान छिदवाने चली गई। अगले दिन उसने लिसियंथस फूल की बालियां पहनी, बालियों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई, नाव के डेक पर खड़ी हुई, अपने बालों को ऊपर खींचा जिससे बालियां दिख रही थी। फिर उसने मुस्कुरा कर सोंग से पूछा, डूलिट, क्या बालियां अच्छी हैं? लड़के की ताकत बहुत मजबूत थी। उसने उससे एक बाली भी खींच ली। उसका कान अभी अभी छिदा था और उसकी त्वचा संवेदनशील थी। जब वह उन बालियों को पहनती थी, भले ही वह हिलती डुलती न हो, फिर भी उसे बहुत दर्द होता था। उसके द्वारा जोर से खींचे जाने की तो बात ही छोड़िए। जब वह एक बाली खींचता था, तो वह दूसरी बाली खींचना चाहता था। उस समय क्रूज जहाज पहले से ही गहरे समुद्र के बीच में था। क्वावियत्तु इस गहरे समुद्र में पानी के स्तर से बहुत डरता था। वह किस हद तक डरता था? वह इतनी डरी हुई थी कि एक पल के लिए उसका सिर चकरा गया और अगले ही पल उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। लेकिन उस समय क्वावियत्तु को समुद्र के पानी से डर नहीं लगा, जरा सा भी डर नहीं, क्योंकि यह शेखी बघारना आसान था कि उसे डर नहीं लगता। दरअसल उस समय उसे पता नहीं था कि वह शेखी बघार रही है या नहीं। उसने उससे कहा, अगर तुम्हें दूसरी बाली चाहिए तो मैं कूद जाऊंगी। वह यह भी जानता था कि वह तैर नहीं सकती। उसने उसकी तरफ देखा, एक हाथ उठाया, उसने जो बाली छीनी थी वह समुद्र की तलहटी में डूब गई। दूसरी बाली अभी भी उसके कान के एक तरफ थी, पूरे दिन पहनी हुई। अब तक क्वावियत्तु ने वह बाली नहीं पहनी, लेकिन उसने उसे फिर भी रखा, आज तक रखा, छेदने सहित। देखो, वह उस समय कितनी मोटी चमड़ी वाली थी। मोटी चमड़ी वाली और लालची भी। फोन की घंटी बजी। क्वावियत्तु को उसकी यादों से बवंडर की तरह वापस खींच लाई। भगवान का शुक्र है, क्वावियत्तु को यह पसंद नहीं आया, खास तौर पर यादों में खोया हुआ। यह गो लांसिंग का फोन नंबर था। उसने सुविधापूर्वक झुमका मेज पर फेंक दिया, सुखाने वाले यार्ड में चली गई। यह जगह फोन सिग्नल में हस्तक्षेप करने वाली रडार तरंगों से बच सकती थी। गो लांसिंग ने पूछा कि वह अब कहाँ है। उसने उससे पूछा कि अगर वह कहती है कि वह अब एक बड़े आदमी के घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही है, तो क्या वह इस पर विश्वास करेगा? हाँ, गो यूएक्सयू ने जो भी कहा, गो लांसिंग को विश्वास करना पड़ा। यह उनका समझौता था। साथ ही गो लांसिंग ने जो भी कहा, गो यूएक्सयू को विश्वास करना पड़ा। गो यूएक्सयू, 2 सप्ताह बीत चुके हैं, 1 सप्ताह बीत चुका है। गो लांसिंग ने कहा कि यह सही है। किसी की भी तुलना में
क्या आप मुझे पीछे छोड़ते हैं? बस एक पल, वह रुक गई। उसका शरीर साइड में झुक गया, वहां खड़ा हो गया। गुयुएक्सियो ने थोड़ा गिनने का फैसला किया। 1 जैतून, 2 गाड़ियां, 3 घोड़े गिलहरी, 4। दिमाग खाली था। आंखें आज्ञा नहीं सुन रही थी, उस आकृति की तलाश में थी। अभी सोंग डू लिट के हाथ में वह लिसिंथस बाली थी। क्योंकि उसकी पीठ उसकी ओर थी, इसलिए उसके पास इस समय उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से भाव देखने का कोई तरीका नहीं था। हवा चली, पर्दा फड़फड़ाया, उसके हाथ में लिसिंथस की पंखुड़ियां भी थोड़ी हिलीं, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला, मानो डर गया हो। इस हद तक केंद्रित था कि वह उसके मांस और खून को संगमरमर में बदल सकता था। अगर कोई यह कहे कि सिजोफ्रेनिक के रूप में लेबल किए जाने के कोई फायदे हैं, तो यह फायदा शायद सामान्य लोगों की तुलना में तेज दिमाग होना होगा। इस तरह की तीक्ष्णता वास्तव में अंतर्ज्ञान द्वारा समझाई जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि वाशिंगटन में वे मानसिक रूप से बीमार रोगियों को कुछ प्रतिभाशाली अपराधियों के संपर्क में आने देते हैं, जब झूठ पकड़ने वाला इन प्रतिभाशाली अपराधियों के सामने असहाय था। अंतर्ज्ञान। तो इस समय उसके अंतर्ज्ञान ने उसे क्या बताया? एक परिपक्व व्यक्ति के दिल में उसके पहले प्यार की कितनी भावना होती है, यह अज्ञात है। शायद संबंधित व्यक्ति भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। समय चुपचाप बीतता गया। एक दिन वह वस्तु जो अतीत में प्रेम में पड़ चुकी लड़की को देने के लिए थी, उसकी आंखों के सामने आ गई। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, मानो अपनी जवानी के नींबू के बगीचे में लड़की की कोमलता को छू रहा हो। मैदानों से हवा फिर से बही, पर्दे फिर से फड़फड़ाए, खिड़की के सामने की आकृति अभी भी नहीं हिली। क्वा व्यक्त ने सोचा, उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे जगाने के लिए मुक्का मारना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वह नहीं जागा? अगर वह नहीं जागा तो बेहतर है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह पलट गया, एक ऐसी नज़र का उपयोग करते हुए जिससे वह उसे देखने से बेहद डर गई। उसे देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उसे पूल में धकेल दिया। वह पूल क्वाव्यक्तु को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। ऐसा कहा जाता था कि यह बेवरली क्षेत्र का सबसे बड़ा पूल था, पेड़ों से घिरा हुआ था। जब सूरज डूबता था तो आवाज उदास हो जाती थी। जाहिर है, यह क्वाव्यक्तु को कैसा लगा? उसे ऐसा महसूस होने का कारण यह था कि इस पूल में एक नाबालिग डूब गया था। यह कम उम्र की लड़की क्वा होंग हुएन के दोस्त की प्रेमिका थी। उस रात लोगों का एक समूह मौजमस्ती कर रहा था। जब पुलिस दरवाजे पर आई, तो इस कम उम्र की लड़की को पानी के नीचे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरबतियों के लिए नाबालिग के साथ संबंध रखना एक घोटाला था। उस समय टोंग डू लिट की निगाहों ने उसे विश्वास दिलाया कि वह इस पूल में डूबने वाली दूसरी व्यक्ति होगी। जब उसने उसे पानी में धकेला तो वह चिल्लाई नहीं बचाव, क्योंकि मदद के लिए पुकारने का कोई तरीका नहीं था। सोंग डूली ने बहुत बढ़िया समय चुना। यह तब था जब पूल स्टाफ डिनर कर रहा था और एंगल भी चतुराई से कैमरे से बच रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो आसमान पहले से ही अंधेरा था। वह पूल के किनारे लेटी हुई थी। आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी-अभी मृतकों में से लौटी है। अपने जूते पहने वह धीरे-धीरे अपने कमरे में लौट आई। उस रात क्वाव्यक्तु ने एक बुरा सपना देखा। सोंग डू ली से अपनी आंखें हटाते हुए उस दिन की तरह वह चली गई, धीरे-धीरे सुखाने वाले यार्ड की ओर। न जाने कब से वह अचंभित थी। पीछे से कदमों की आवाज आई। पलट कर देखा। सफेद ऑक्सफोर्ड शर्ट और खाकी पैंट सोंग डू ली पर ये मैगजीन मॉडल से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थे। वाकई 100 गुना ज्यादा खूबसूरत, जैसा कि उसने कुछ दिन पहले कहा था। कुछ दिन पहले जब वह पुरुषों की फैशन मैगजीन पलट रही थी, तो उसकी उंगली संग्रह में सबसे खूबसूरत पोशाक की ओर इशारा करती थी।
अगर सोंगडूली ने यह पोशाक पहनी होती यह निश्चित रूप से 100 गुना अधिक सुंदर होगा। टोंगडूलिट ने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर तुम इसे पहनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ एक दिन के लिए डेट पर जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। सौभाग्य से सोंगडूलिट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पत्रिका को फिर से नहीं पलटा। यह वास्तव में आसमान से गिरने वाला एक उल्कापिंड था। वह उसके सामने आया, ध्यान से उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम्हारा रंग थोड़ा खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्वावियत्तु ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? उसने पूछा। अगर ऐसा है तो मैं दोपहर का भोजन छोड़ सकता हूँ, है ना? हाथ कमर पर। वह मुस्कुराया। जैसे ही वह मुस्कुराया उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? इस बार उससे पूछने की बारी उसकी थी। उसने अपना हाथ उसकी कमर से नीचे धकेला। तुम्हें अपने हाथों को कमर पर रखने की आदत नहीं डालनी चाहिए। क्या होगा अगर तुम अपने हाथों को कमर पर रखो? क्वावियत्तु नाखुश था। असभ्य, उसने कहा। तुम्हारा मतलब असभ्य से क्या है? असभ्य क्यों? उसने अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया और अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया, अपनी छाती को फुलाते हुए। वियत्तु जाओ। टोंगडूलिट 2 कदम पीछे हट गया, अपनी बाहें पार करके बोला, तुम मुझे अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखने की आदत क्यों नहीं डालने देते? क्या तुम मुख्य कारण सुनना चाहते हो? तो मुख्य कारण असभ्य होना नहीं है। 3 सेकंड तक प्रतीक्षा करने के बाद भी सोंगडूली ने उसे कुछ नहीं बताया। इसके विपरीत उसकी आंखें बिल्कुल असभ्य थीं। उसका सीना छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसके गाल लाल थे, लेकिन चूंकि सोंगडूली ने उसे असली कारण नहीं बताया था, इसलिए वह अपनी सेना वापस बुलाने का नाटक नहीं कर सकती थी। हार स्वीकार करो। अभी भी बात नहीं कर रहे हो? उसकी आवाज में अधीरता दिख रही थी। यू शियाओ के पास जाओ, अपने स्तनों के ढीले होने तक प्रतीक्षा करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 1 मिनट में कितनी बार अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखती हो। उसने नीचे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखने की क्रिया के कारण उसके भरे हुए स्तन और भी अधिक उजागर हो गए। उसने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए। ये शब्द स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न थे। सोंगडूली ने उत्तरी उपनगरों में एक रेस्तरां की व्यवस्था की। रेस्तरां का मालिक ग्रीक था। रेस्तरां भूमध्यसागरीय शैली का था, पतले पर्दे के साथ गहरे नीले रंग का। आप डॉल्फिन का प्रदर्शन देखते हुए खा सकते हैं। जिस जगह पर वे बैठे थे वह तीसरी मंजिल पर थी। डॉल्फिन का प्रदर्शन देखने के लिए यह सबसे अच्छी स्थिति थी। चारों ओर देखो, चारों ओर। तीसरी मंजिल पर उनमें से केवल 2 थे। उन्हें उसकी मीठी रसभरी अब बहुत दिखावटी थी। उसने महिलाओं को खुश करने के लिए एक अमीर युवा गुरु के कौशल सीख लिए थे। यह सिर्फ इतना था कि वह उन महिलाओं में से नहीं थी जो उसकी चापलूसी करती थी। दोपहर के भोजन के बाद उसे याद दिलाना पड़ा। इससे पहले कि वह उसे याद दिला पाती, उसने पहले ही कह दिया था, क्वावियत्तु, इतना घमंड मत करो, यह सिर्फ एक अभ्यास सत्र है। दूसरे शब्दों में, वह उसके और उसकी भावी प्रेमिका के बीच की तारीख में सिर्फ एक परीक्षण विषय थी। दोपहर के भोजन के दौरान क्वावियत्तु मदद नहीं कर सका, लेकिन सोंगडूलाई की भावी तारीख से ईर्ष्या महसूस कर रहा था। उसकी मीठी रसभरी न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि बहुत देखभाल करने वाली भी थी। हालांकि उसमें आसानी से गुस्सा होने की थोड़ी कमी थी, लेकिन वह बिल्कुल एक उत्कृष्ट छात्र था जिसे शिक्षक की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रेस्तरां से निकलकर वे सप्ताहांत पिस्सू बाजार में गए। पिस्सू बाजार के आसपास टहलना ज्यादातर विदेशी पर्यटक, जिनमें से अधिकांश बैग लेकर चलते हैं। पिस्सू बाजार और पिस्सू बाजार में बहुत अंतर नहीं है।
दोनों ही दुर्लभ और अजीबोगरीब चीजें बेचते हैं। प्रत्येक सड़क विक्रेता को भाषाओं का ज्ञान है। थोड़ा जर्मन जानता है, थोड़ा फ्रेंच जानता है, अरबी जानता है और बिना किसी समस्या के धारा प्रवाह चीनी बोलता है। वे एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाते हैं। क्वावियत तो कुछ देर देखने के लिए दुर्लभ वस्तु को पकड़ता है और उत्साह से सड़क विक्रेता से आवर्धक कांच लेता है। टोंग डू लिट एक तरफ इंतजार कर रहा है। देखो, उसकी मीठी रसभरी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उनसे कुछ कदम की दूरी पर एक जोड़ा है। हर बार जब लड़की रुकना चाहती है तो लड़का उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है या बस अपने सेल फोन को देखता है। आवर्धक कांच नीचे रखकर अपनी पीठ सीधी करते हुए उसके सामने एक चांदी का कंगन पेश किया जाता है। महिला दा या कंगन पकड़े हुए है, बेहद आकर्षक। क्या यह सुंदर है? दा या महिला बहुत समझदार थी। उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि उसके सामने खड़ा एशियाई है और चीनी भाषा बोलने लगी। उसकी चीनी भाषा एकदम सही नहीं लग रही थी, लेकिन इससे उसकी साख बढ़ सकती थी। क्वावियत्तु ने सिर हिलाया। दा या महिला तुरंत टोंग डू लिट के पास गई। इस बार अंग्रेजी बोलने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा कि यह बहुत सुंदर है। $100। वह वस्तु $100 की थी। पुराने युगांडा के बाजार में यह केवल 20 से $30 था। फेरी वाले की शेर काटने की योजना को उजागर करने के लिए क्वावियत्तु की प्रतीक्षा किए बिना उसने $100 उसकी जेब में डाल दिए। सोंग डू लिट ने अत्यधिक मांग पूरी की। इसे भूल जाओ। इसे फेरी वाले के आज के भोजन को बेहतर बनाने के रूप में समझो। फेरी वाले ने लगातार अपनी आंखों का उपयोग करके उसे प्रोत्साहित करने के लिए कंगन सोंग डू लिट को दिया। सुंदर चीनी लड़का बहुत होशियार था। तुरंत यह महसूस करते हुए लड़की का हाथ एक तरफ खींच लिया। निष्क्रिय रूप से कंगन पहनते हुए क्वावियत्तु ने मूल रूप से इसे उतारने का इरादा किया, लेकिन कंगन की खनकने की आवाज गूंजी। यह आवाज कानों को वास्तव में सुखद थी। इसे कुछ बार हिलाने के बाद जितना अधिक वह सुनता था उतना ही सुखद होता था। अपना सिर उठाकर सोंग डू लिट उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक फीकी मुस्कान थी। क्या सफेद शर्ट वाला व्यक्ति उससे बहुत खुश था? उसे उसके बचपन में लौटने दे रहा था। चुपके से खुद को न देखने के लिए कह रहा था। ग्रीनलैंड का बच्चा देखने में कितनी अच्छी चीज है, लेकिन आंखें तलाशने से खुद को नहीं रोक पाती। ग्रीनलैंड का बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है। माँ भी कितनी खूबसूरत है। कुछ कदम चलने के बाद अनजाने में ही क्वावियत्तु को स्ट्रीट वेंडर द्वारा पुकारे जाने वाले गर्लफ्रेंड शब्द की याद आ गई। एक लड़का और लड़की साथ साथ चलते हुए अक्सर लोगों को एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्वावियत्तु ने मन ही मन सोचा। पिस्सू बाजार से निकलकर वे भोजन खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। उसने गाड़ी को धक्का दिया और उसने सामान चुना। रविवार को बहुत भीड़ थी। सुपरमार्केट में खरीदारी करने आए ज्यादातर लोग महिलाएं थीं। यह वास्तव में जानलेवा था। क्वावियत्तु ने सबसे बदसूरत चश्मा चुना। सबसे बदसूरत चश्मा सोंग डू लिट के चेहरे पर पहना हुआ था। जिस बात ने क्वावियत्तु को गुस्सा दिलाया वह यह था कि उन बदसूरत चश्मे ने सोंग डू लिट को बदसूरत नहीं बनाया। फिर वह एक बदसूरत टोपी चुनने के लिए वापस चली गई। बदसूरत टोपी और बदसूरत चश्मे ने सोंग डू लाई के चेहरे के 3/4 हिस्से को ढक रखा था, लेकिन वे उसके फिगर को छिपा नहीं सके। सोंग डू लाई से भुगतान करने का आग्रह किया। भुगतान करने के बाद यह 4:20 हो चुका था और जब वह घर पहुंचा तो खाना पकाने के लिए बिल्कुल सही समय था। 5 बजे वह गैरेज में चला गया। लाइटें बंद कर दी। गैरेज में लाइटें चालू नहीं थी, केवल वेंट से प्रकाश स्रोत को छोड़ दिया गया था। वेंट से आने वाली रोशनी कीनों के छिलकों के रंग की थी और जब वे गुजरती थी
तो प्रकाश की किरणें गहरे लाल रंग में बिखर जाती थी। इस तरह की गहरी लाल रोशनी लोगों को उदास महसूस कराने में आसान थी। जब उसने अपनी सीट बेल्ट उतारी तो उसके हाथ के कंगन से स्पष्ट आवाज आई। क्वावियत्तु को याद आया कि सड़क विक्रेता ने क्या कहा था। सड़क विक्रेता ने कहा उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी। क्वावियत्तु सिर्फ उसकी थी, हमेशा के लिए। उसने अपनी सीट बेल्ट उतार दी। कार का दरवाजा बंद था। तुम क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। टोंग डू लिट ने अपना बदसूरत चश्मा उतारकर उसके चेहरे पर रख दिया। क्या तुम्हें वो लड़कियां पसंद नहीं जो तुम्हें देखती हैं? उसने उसके कंधे पकड़े और पूछा। क्या तुम्हें औरतों का तुम्हें घूरना पसंद है? उसने पलटकर जवाब दिया। एक पल के बाद, मुझे औरतों का मुझे घूरना पसंद नहीं है, सोंग डू लिट ने कहा। उसने ध्यान से अपने सामने के चेहरे को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत केंद्रित थी और उसकी आवाज भी सख्त थी। ठीक है, ठीक है। वह दूसरे लोगों के काम में दखल दे रही थी। उसे महिलाओं द्वारा देखे जाने का एहसास वाकई अच्छा लगा। सोंग डू लिट और दूसरे बुरे आदमी भी इससे अलग नहीं थे। मैं कार का दरवाजा खोलना चाहता था लेकिन मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मुझे घूर कर देखा, मैंने भी उसे घूर कर देखा। लेकिन किसी तरह हमने चुंबन करना समाप्त कर दिया, क्योंकि दूरी बहुत कम थी। चूमने के लिए आगे बढ़ी, उसके चेहरे से चश्मा गिर गया। यात्री सीट पीछे की ओर खिसक गई। उसका शरीर भी सीट के साथ पीछे की ओर झुक गया। वह उससे चिपक गया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या करना चाहता था। उसने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन उसके कमजोर हाथों में कोई ताकत नहीं थी। अंत में उसके दोनों हाथ केवल उसके कॉलर को ढक पाए। धीरे से विनती करते हुए, मत करो, सोंग डुलाई, जल्दी से जाने दो। कृपया। उसका दिल घबरा गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वेंट में आंखें हैं। उसकी भेदती हरकतों के साथ उसका दिल और अधिक अधीर, उत्तेजित हो गया। आज रात तक प्रतीक्षा करो। मैं इसे आज रात तुम्हें दे दूंगा। उसके मुंह से शब्द निकल पड़े। वह उसके ऊपर लेटा हुआ था, भारी सांसें ले रहा था। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग खाली था। आखिर उसने क्या कहा? अगर मैं अपने दादाजी को ये शब्द सुना दूं, तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी जो शब्द वे कह रहे हैं, वे शायद उसके भ्रम से निकले हैं। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए भ्रम एक बहुत ही सामान्य घटना है। उसने राहत की सांस ली। एक सेकंड बाद, वियत्तु के माध्यम से, आपने कहा, शाम तक प्रतीक्षा करें? हाँ। विश्वास करें या न करें, मैं आज रात चारों का उपयोग कर सकता हूँ, सोंग डू लिट ने भी कहा। खुश स्माइली। इसका क्या मतलब है? आज रात चारों का उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में यह क्या है? यह वास्तव में अच्छा नहीं है। क्या सोंग डू लिट ने आज गलत दवा ली? गुस्से में उसने उसे दूर धकेल दिया। जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सोंग डू ली हंसी। उसकी उंगलियां उसके पेट के निचले हिस्से को चंचलता से दबा रही थी। घबराकर उसने बदसूरत चश्मा उठाया और उसे पहन लिया। उसे पहनने के बाद क्वावियत्तु ने राहत की सांस ली। सोंग डूली ने शॉपिंग बैग पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके पीछे चल दी। गैरेज से बाहर निकलने के बाद सोंग डूली ने पुकारा, क्वावियत्तु। क्या? उसने गुस्से से अपना सिर उठाया। उसका दिल अभी भी दूसरी महिलाओं द्वारा सोंग डूली को देखने की समस्या के बारे में परेशान था। इस समस्या से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। सिर उठाते ही उसका दिल और भी क्रोधित हो गया। सोंग डूली का चेहरा सुंदर था, जो लोकप्रिय यूरोपीय शैली के अनुकूल था। लड़कियों के साथ फ्लर्ट न करना मुश्किल था। तभी
उसके पैरों के नीचे पेड़ से एक सूखा फल गिरा। उसने सूखे फल को सोंगडूली पर लात मारी। सूखे फल के छिलके ने सोंगडूली की सफेद शर्ट पर एक छोटा सा दाग छोड़ दिया था। लेकिन डुलिट एक साफ सुथरा बच्चा था। उसने अपने पैरों को उठाया और जब उसने उसे वापस खींच लिया तो उसने कुछ कदम उठाए, जैसे उसने एक हाथ में बैग को रखा और उसे फिर से बाहर कर दिया। सॉन्ग डू लिट। द फर्स्ट सॉन्ग डू लिट बजा। द छोटा सॉन्ग डू लिट उसके पीछे की आवाज थी। 2 सॉन्ग डू लिट एक ही समय में नीचे गिर गया। उसने अपने हाथ को जाने दिया। थोड़ एक साउंड। थोड़ा हतप्रभ। उसने उसका हाथ छोड़ दिया क्योंकि मई वाली लड़की पेड़ के पीछे खड़ी थी।